Indian map, where is the Tripura? You just imagine, need not to say anything. त्रिपुरा कहाँ है आपको दिखाई दे रहा है मैप में? आप अपने आप से सवाल करिए और चुप रह जाइए। मेरी सफलता इसी में है। ओके, मीन्स ये है, जब मैं 200 टीचर सामने होते हैं फिजिकल मोड में और मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, तो बहुत सारे लोग बेंगलोर के आसपास त्रिपुरा दिखाते हैं, कभी कभी जम्मू कश्मीर के साथ दिखाते हैं, कभी असम के पास दिखाते हैं, है ना? लेकिन त्रिपुरा situated in the southern region in northeastern area, extreme south, जहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम एक साथ में है। इसीलिए वेस्ट बंगाल से जब आप फ्लाइट लेते हैं तो 25 मिनट में आप त्रिपुरा में उतर जाते हैं। So it's a beautiful place. All northeastern 8 states, we are very fortunate that people from Assam are with us. वहां पे एक नदी नहीं है, एक नद है, नद, ब्रह्मपुत्र, मैस्कुलाइन रिवर, द ग्रेट माइटी ब्रह्मपुत्र। डू यू नो अबाउट द ब्रह्मपुत्र? हाँ, तो चलिए, हम आपका स्वागत। सीसीआरटी का यही मजा है, ये इंटरेस्टिंग है सीसीआरटी में कि सीसीआरटी के टीचर्स हमारे फैमिली मेंबर है, जो कंसीडर किए जाते हैं, और ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट से हम आपको वेलकम कर सकते हैं। है ना मजेदार कि किसी भी स्टेट से कोठारी सर और मैं आपको किसी स्क्रीन पे स्वागत कर सकते हैं। तो आज आपको सीसीआरटी और हमारे आसाम की टीम, टीचर्स की टीम स्वागत करती है। आई वेलकम टीचर्स फ्रॉम आसाम to present their culture, talk something, distinguished features of Assam. कुछ आसाम के विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए जिससे हमारे लोगों को लगे कि हम आसाम पहुंच गए। मोस्ट वेलकम आसाम। वहाँ का कुछ धुन सुनाइएगा भूपेन हजारिका साहब का, कुछ सत्रिया का 1-2 लाइन, माजूली का कुछ टेस्ट और बिहू का कुछ लाइन। आसाम पहुंच गए। वेलकम आसाम। Welcome to Assam. I welcome all Northeast, including the Tripura, Mizoram, with participants from that Northeast. All are welcome. सर, गुवाहाटी में हम 25 प्रोग्राम सालाना करते थे, कोरोना ने ही रोक रखा है हमें, ठीक है? और इम्पोर्टेंट बात यह है सर, आप जातीय संगीत तो 2 लाइन गा ही सकते थे, तो हमारे ब्लड में बसता है आसाम में। मानो भावे, फिर बुकू हम करे। आसाम का कोई बच्चा बोल दे मुझे नहीं आता है, हो ही नहीं सकता, जनगण जैसा है वो हमारा। अच्छा जी। और आपके कोई साथ में आसाम से एनी अदर फेलो प्लीज? सर को मदद करिए, रूपम सर को। रूपम सर अकेले हो रहे हैं। मानु है बाबे যদি হে অকনো না ভাবে অকনো সহানুভূতি ভাবিব কোনে কমনিয়া। मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ असम के बारे में। सबसे पहली बात है जय आय असम। यस, जय आय असम। जय आय असम। असम एक ऐसा राज्य है जहाँ अपनी बेटियों के जन्म में बहुत उत्सव मनाया जाता है। बेटियों के जन्म को यहाँ बोझ नहीं माना जाता, बेटियों के जन्म में यहाँ बहुत उत्सव मनाया जाता है। और दूसरी बात है, पूरे देश को हम जगाते हैं चाय से, ठीक है? चाय हमारी बहुत फेमस है। और ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बिहू तो है ही, और बहुत सारी फेस्टिवल्स है। जैसे सर ने कहा कि छठ पूजा है, यहाँ छठ पूजा मनाने वाले भी लोग हैं, होली मनाने वाले लोग भी हैं, दिवाली मनाते हैं, ईद, क्रिसमस, यहाँ तक कि उगादी और ओणम मनाने वाले लोग भी हैं। हम दुर्गा पूजा भी मनाते हैं। तो ये एक विविधताओं का देश है। और एक और चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ
अभी फिलहाल असम में 7 नेशनल पार्क हुए हैं, जो कि में सेकंड, असम अभी सेकंड राज्य है जिसमें इतने सारे नेशनल पार्क्स हैं। तो असम की नेचुरल ब्यूटी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, ये बहुत सुंदर जगह है। और सबसे बड़ी बात है, मैं खुद एक असमीज फैमिली में जन्म नहीं हुई हूँ, पर जिस तरह यहाँ के लोगों ने मुझे अपनाया है, मेरे फैमिली को अपनाया था, मेरे फादर को, मेरे ग्रैंडफादर को, दिस इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट ऑफ असम। यहाँ के लोग बहुत नई नई चीजों को अपनाते हैं और दिल से बहुत अच्छे हैं। दिल से अच्छे। थैंक यू मैम शताब्दी एंड सर Hello. रूपम फ्रॉम असम। हेलो हेलो अब हम जल्दी टाइम चूंकि हमारे पास Hello. कम है और डॉक्टर लक्ष्मी लाल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमें प्रेयर भी करना है। तो मैं चाहूंगा कि सदर्न Sir. एंड से, इधर तेलंगाना से या केरला से, अ टीचर फ्रॉम केरला, इधर तेलंगाना, प्रेजेंट वोट ऑफ थैंक्स टू असम। केरला और असम में सिमिलरिटीज है, बारिश दोनों जगह बहुत होती है, 250 सेंटीमीटर से अधिक। सिस्टर्स, हेलो सर। असम और केरला ऑलमोस्ट सिस्टर्स की तरह कहते हैं। एनीवन फ्रॉम केरला? रंजय जी प्रेयर लगाएं काइंडली, फिर हम सर बैरागी का स्वागत करेंगे जी। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यशु
सभी को नमस्कार। और अभी 137 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं और मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी आसपास हैं वो कृपया इससे जुड़ जाएं। और आज राजभाषा नीति के ऊपर डॉक्टर लक्ष्मीलाल वैरागी जी अपना उद्बोधन देंगे। श्री लक्ष्मीलाल जी वैरागी हिंदी के विख्यात विद्वान हैं और इन्होंने उदयपुर में MLSU मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी, विद्यापीठ और विद्याभवन तीनों प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जो उदयपुर में है उन तीनों में काम किया हुआ है। और ये हमारे पुराने साथी हैं, CCRT के लंबे समय से हमसे जुड़े हुए हैं और हिंदी और राजभाषा को लेकर इनके उद्बोधन, इनके प्रेजेंटेशन होते रहे हैं। और आज भी इसी क्रम में राजभाषा नीति NEP 2020 के संदर्भ में ये अपना व्याख्यान देंगे। मैं आदरणीय LL वैरागी साहब को आमंत्रित करता हूं कि कृपया अपना उद्बोधन, अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। धन्यवाद। प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है सर सबको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। CCRT के सभी उच्च पदाधिकारी गण, डिप्टी डायरेक्टर साहब संदीप जी, कोठारी साहब, हितेश भाई और पूरे भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों से मैं तो हमेशा प्रत्यक्ष मुलाकात करता हूं, लेकिन आज दूर दूर से ही आप लोगों के दर्शन और सहभागिता का लाभ लूंगा। तो सबको मेरा प्रणाम और सबको मेरे नगर उदयपुर में स्वागत। और मुझे CCRT जब भी अवसर मिलता है याद करती है और आप जैसे विद्वान साथियों से मुलाकात का मौका देती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस मंच के माध्यम से मैं साल में कुछ बार भारत का भ्रमण कर लेता हूँ, सजीव भारत का, और एक बौद्धिक भारत का भ्रमण करता हूँ जहाँ मेरे पढ़े लिखे विद्वान साथी मिल जाते हैं। मित्रों, मुझे एक विषय दिया जाता है भारत की राजभाषा नीति, केंद्र में यही विषय होता है और समय के साथ थोड़ा थोड़ा उसमें बदलाव कर दिया जाता है। तो आज जो मुझे विषय दिया है भारत की राजभाषा नीति, NEP 2020 एंड इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ नेशनल लैंग्वेजेस, ये तीन चीजें मुझे आज कहने के लिए दी गई हैं और मैं कोशिश करूंगा इस सवा घंटे के समय में कि मैं तीनों ही विषयों पर आपसे बहुत संक्षिप्त चर्चा कर पाऊं, क्योंकि ये तीनों ही विषय अथाह हैं और इन पर घंटों बात की जा सकती है आप जैसे प्रबुद्धों से, लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं होगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो इससे जुड़े हुए वे बिंदु जो हमारे बहुत काम के हैं उन पर बात करूं। एक और खास बात आज के संदर्भ में यह है कि भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मनाने जा रहा है, एक उत्सव मनाने जा रहा है और ये हम सबके लिए गौरव का विषय है कि हम उस 75वीं भारत की आज़ादी की वर्षगांठ वाले वर्ष में एक साथ मिल रहे हैं। और ये हमारे लिए मूल्यांकन का भी समय हो जाता है कि आखिर 75 वर्ष में हम कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ कुछ छूटा है, उसकी भी बात करने का मौका मिलता है। तो ये तो आप प्रबुद्ध हैं कि क्या छूटा है वो आत्ममंथन से मिलता है और कहाँ पहुँचे हैं ये सबके सामने हैं। मैं उनमें से कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। तीनों बिंदुओं को छूता हुआ एक बात मैं और आपसे निवेदन कर दूं कि इन तीन में से दो बिंदु ऐसे हैं, भारत की राजभाषा नीति और NEP 2020, ये दो बिंदु ऐसे हैं जिन पर लंबी और तकनीकी जानकारी आप लोगों को देने की जरूरत मुझे नहीं लगती। एक तो मैं
वैसे भी कभी-कभी संकोच अनुभव करता हूं कि ये जो प्रोग्राम होता है सीसीआरटी का, इसमें भारत की कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, एजुकेशन जैसे विविध तरह के बहुत इंटरेस्टिंग, बड़े आनंददायक मुद्दों पर चर्चा हो रही होती है और उसमें अचानक वैरागी को बिठा दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम राजभाषा जैसे तकनीकी, विशुद्ध तकनीकी और नीरस विषय पर हमारे मित्रों से बात करो। तो कभी ये संकोच भी होता है कि मैं इनके रंग में भंग पैदा करने आ जाता हूं। मेरी सी कोई मंशा नहीं होगी कि मैं आपके उस आनंदोत्सव में कोई विघ्न पैदा करूं, आपका रंग मैं भंग पैदा करूं। कोशिश करूंगा कि आप सवा घंटे में कहीं मुझसे दुखी ना हो। देखिए, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये 2 बिंदु ऐसे हैं जिनकी विस्तृत जानकारी आपकी मुट्ठी में है, आपकी जेब में है और जिस पल आप गूगल ऑन करेंगे, भारत का पूरा संविधान और भारत की राजभाषा नीति आपके सामने हो जाएगी। जो ही आप गूगल ऑन करेंगे और एक क्लिक करेंगे और आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके सामने आ जाएगी। तो उनकी बहुत गहराइयों में मैं आपको नहीं ले जाऊंगा और ना मुझे इस समय आपको ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है। और तीसरा बिंदु मुझे दिया है भारत की राष्ट्रीय भाषाओं का हिस्ट्री, इतिहास। अब ये तो अथाह विषय है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस अथाह समुद्र में से जो मुद्दे के बिंदु हैं वो आपके सामने लाऊं, लोटा भर के पानी आपके सामने रख दूं और इस सारी बात का, क्योंकि हम लोग मूलतः शिक्षक हैं, तो हमारे शिक्षक के जीवन में विद्यार्थियों के साथ और हमारी समझ के लिए इस सारी बात की क्या महत्ता होगी वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो बहुत तकनीकी बातें नहीं करूंगा। 2 चीजें उस पर मैं कभी कोई नोट्स भी कभी मांगते हैं तो मैं दे देता हूं, एक पीडीएफ, लेकिन अब जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही चीजें आप क्लिक करके निकाल लीजिए। और तीसरे मुद्दे पर बहुत लंबी बातें की जा सकती है, उसको मैं बहुत संक्षेप में आपके सामने रखने वाला हूं। देखिए, एक तो ये कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा राष्ट्र है, देश है, जो जितनी विविधताओं से भरा हुआ है शायद दुनिया का कोई मुल्क नहीं है। विविधताओं से, भौगोलिक विविधताएं यहां मिलेगी, पर्यावरण की विविधताएं यहां मिलेगी, रेशियल विविधताएं यहां मिल जाएगी, भाषा की विविधताएं यहां मिल जाएंगी, संस्कारों की, धर्म की, जातियों की, न जाने कितनी कितनी विविधताएं यहां मिलती है। लेकिन इन सब के बावजूद हम लोग बहुत गर्व करते हैं और गर्व से दुनिया के सामने सर उठाकर कहते हैं कि इन विविधताओं में एकता अगर कहीं जीवंत है तो वो हमारे यहां आकर के देख लीजिएगा। ये हमारी उन बहुत सारी खूबियों में से एक खूबी है। इसलिए मैं भारत को विचित्र नहीं, विलक्षण राष्ट्र मानता हूं कि यह हमारी थाती है, हमारी पूंजी है और जिसके हम भोक्ता हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। नाउ मैं एक आध बात करना चाहता हूं। बात मैं यहां से शुरू कर लेता हूं, राजभाषा पर सीधी सीधी। कुछ लोग अभी भी जब मेरे सामने होते हैं तो प्रश्न भी करते हैं और जिज्ञासाएं भी रखते हैं कि सर ये राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा और ये क्या चीजें हैं। तो मैं कहता हूं भाई, ये सहज जिज्ञासाएं हैं, क्योंकि हम भाषा के उस रूप को जानते हैं जिसका हम बचपन से प्रयोग करते हैं या जिसमें हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है, जिसमें हमारा व्यवहार होता है। लेकिन हम उन रूपों के तकनीकी पक्ष को नहीं जानते जो सीधे सीधे हमसे जुड़े हुए नहीं हैं। तो एक बात तो निवेदन करूं कि राष्ट्रभाषा किसी भी मुल्क की एक पहचान होती है। जो राष्ट्र की पहचान है वो राष्ट्रभाषा है। दुनिया में कुछ छोटे ऐसे देश हैं जहां राष्ट्रभाषा ही राजभाषा है, संपर्क भाषा है और शिक्षण की भाषा, सब कुछ वही है, क्योंकि वो आबादी में
कुछ करोड़ की संख्या भी नहीं रखते, बल्कि 1 करोड़ की आबादी भी नहीं रखते, तो उनके लिए ये समस्या कभी नहीं आती कि राजभाषा क्या हो, राष्ट्रभाषा क्या हो, संपर्क भाषा क्या हो और क्षेत्रीय भाषा, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो बहुत है, क्योंकि जब मैं भाषा की बात करता हूं, तब भारत में 2 वंशों की भाषाएं मिलती, 2 कुलों की। देखिए, दुनिया की करीब 3000 उपलब्ध भाषाओं को भाषा वैज्ञानिकों ने जब समानता के आधार पर क्लासिफाई किया, तो करीब 7-8 परिवारों में ये 3000 भाषाएं समाहित की, और उनमें से 2 परिवार ऐसे रखे हमारे लिए जिनसे हमारा रिश्ता है। एक भारोपीय परिवार है, इंडो यूरोपियन फैमिली है, और एक द्रविड़ कुल है भाषाओं का। आपको सुनकर आश्चर्य भी होगा और अच्छा भी लगेगा कि यूरोप कहाँ है और भारत कहाँ है। बीच में तो इतने मुस्लिम अरब देश आ जाते हैं, और फिर उन सब का भाषा की दृष्टि से एक कुल कैसे हो सकता है। लेकिन ये सच्चाई है कि कुछ हजार साल पहले हमारा रिश्ता बहुत करीब का था, और यूरोप की भाषाओं से लेकर के, अरब देशों की भाषाओं से लेकर के भारत की भाषाओं में एक गहरा संबंध था, और उसको उन्होंने एक कुल कहा है। उसके बहुत सारे उदाहरण लोगों ने ढूंढ करके रखे हैं। मैं आपको एक उदाहरण अभी दे देता हूं कि अगर पुरानी लैटिन को ढूंढूं, या हमारी पुरानी संस्कृत को ढूंढूं, या पुरानी जो अरबी है उनको ढूंढें, तो आज हमें कोई समानता नजर नहीं आती। लेकिन लोगों ने कई शब्द ढूंढ लिए और बताया कि देखिए, आज से कोई 2500-3000 हजार साल पहले इन भाषाओं में शब्दों की, ध्वनियों की अद्भुत समानता थी। अगर उनके यहाँ 9 है तो घिसते पढ़ते मेरे भारत में वो नवम था, और अगर मेरे भारत में वो पितृ था तो मुस्लिम भाषाओं में वो पतेर होकर के वहां फादर हो जाता है, और यहाँ का मात्र बीच में मदर होकर के आगे चल करके मदर हो जाता है। सैकड़ों उदाहरण उन्होंने ढूंढे और बताया कि हम लगभग एक कुल के लोग हैं। आज हमें विविधता नजर आती है, लेकिन तब उतनी विविधता नहीं थी, इसलिए कुल तो एक हो गया। तो भारत की भाषाओं में उस कुल का हिस्सा है। और दूसरा एक कुल ही मिलता है अलग, जिसको हम द्रविड़ कुल कहते हैं, और जिसकी मूल प्रकृति आर्य कुल की भाषाओं से किंचित भिन्न है। ये विलक्षणता भारत जैसे मुल्क में ही मिलेगी कि जहां 20-30 ऐसी भाषाएं जो बहुत समृद्ध हैं, और सैकड़ों ऐसी भाषाएं जो प्रांतीय रूपों में मिलती हैं और बहुत समृद्ध हैं। वो तो है ही, हमारे यहाँ 2 फैमिलीज की लैंग्वेजेस विकसित हुई और बहुत स्ट्रांग रूप में आज दुनिया के सामने खड़ी है। आप तमिल को साधारण भाषा नहीं कह सकते, तेलुगु को, मलयालम को और कन्नड़ को छोटी भाषाएं कहीं नहीं कह सकते। इनका अपना लंबा इतिहास है, इनका अपना लंबा साहित्य है, ज्ञान कोश है, और इनका लोक में प्रयोग है। ये दूसरी बात है कि सदियों से इन भाषाओं ने भी अपने रूप को विकसित किया है और परिवर्तित किया है। आज जो तमिल मिलती है वो 1000 साल पहले नहीं मिलती थी, और 500 साल पहले भी इस रूप में तमिल नहीं थी। उसका क्रमशः, दुनिया की भाषाओं का एक कायदा है कि वे क्रमशः विकसित होती हैं, उनकी ध्वनियां किंचित परिवर्तित होती है, तो ये चीज आपको मिलेगी। मलयालम बहुत पुरानी भाषा है। आप वहाँ के लोग जो मेरे साथी यहाँ हैं वो जानते हैं कि तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ में कितने पुराने राइटर्स हैं, नॉलेज कितना पुराना वहां भरा पड़ा है। एक तो ये चीज। यही हाल आप थोड़ा सा उत्तर में आएंगे तो असमिया है। अभी मैं असम के कुछ मित्रों की बातें सुन रहा था, नॉर्थ ईस्ट के, दक्षिण की भी बातें सुन रहा था, तो असमिया की अपनी एक हिस्ट्री है। वो ढूंढने जाते हैं तो कहते हैं हम 1000-1200 साल से असमिया जी रहे हैं। यही हाल पंजाबी की है, सिंधी की है, यही हाल राजस्थानी का है, यही हाल बिहारी का, उड़िया का, बांग्ला का है। तो हिस्ट्री तो हमारे पास बहुत अच्छी, क्योंकि मैं उस पर अलग से बात करने वाला हूं। लेकिन इतनी विविधताओं से भरे हुए भाषाओं के देश में एक राष्ट्रभाषा और एक राजभाषा का मसला कैसे हो? तो जब राष्ट्रभाषा की बात आती है
तब तो बहुत साधारण सी सिंपल सी एक उक्ति है कि जो राष्ट्र की पहचान कराए, जो दुनिया में राष्ट्र जिस भाषा के नाम से मोटे तौर पर जाना था वो राष्ट्रभाषा होती है। कोई मुद्दा हमें विवाद का करना ही नहीं चाहिए। और इस लिहाज से हिंदी भारत में किसी न किसी रूप में पहले और आज भी, आज तो निश्चित रूप से विदेशों में भारत की एक बड़ी भाषा के रूप में अपनी छवि रखती है। और विश्व भर में अगर आप देखें तो यूरोप, अमेरिका और रूस और जापान तक की कई यूनिवर्सिटीज में हिंदी भाषा को पढ़ाने की विधिवत व्यवस्था है और वहां लोग बोलते हैं, जानते हैं। और लोग तो यहां तक कह जाते हैं कि आज की तारीख में हिंदी विश्व की, कभी कभी जब वो संख्या के आधार पर उसकी रैंकिंग करते हैं तो कभी कहते हैं ये दूसरी बड़ी भाषा और कभी कहते हैं तीसरी। अंग्रेजी तो विश्व की सबसे बड़ी भाषा है ही, लेकिन हिंदी को कभी दूसरी या कभी तीसरी, तीसरी से नीचे ये कभी नहीं जाती संख्या के हिसाब से देखें तो भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में कोई मतभेद नहीं है। दूसरा, जब मैं प्रांतों के लोगों से मिलता हूं तो वे कहते हैं सर हमारी तेलुगु, तमिल क्या हैं ये, इनको बड़े पॉलिटिकल मुद्दे, मेरी कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड मान लीजिएगा, कभी कभी बीच में आएंगी, तो ये बड़े मुद्दे बना दिए जाते हैं जो होते नहीं है और एक ऐसे ही संघर्ष पैदा कर देते हैं। ये भारत की भाषाएं हैं, भारत की प्रांतीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं और भारत राष्ट्र से जुड़ी हुई भारत की राष्ट्रीय भाषाएं हैं। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय भाषाओं में इतना सा अंतर कर लीजिए, कहीं हीनता और कहीं उच्चता की कोई बात ही नहीं है। तमिल राष्ट्रीय भाषा है तो है और तेलुगु और असमिया राष्ट्रीय भाषा है तो है। राष्ट्रभाषा के रूप में हमने अपनी पहचान हिंदी को दे रखी है, ये हमारी जरूरत है और हमारी उदारता है। ओके सर, इसे मुद्दा कभी नहीं बनाना चाहिए। ऐसी स्थिति में एक प्रश्न आता है हमारे सामने राजभाषा का, और लोग कहते हैं कि राजभाषा ही राष्ट्रभाषा होती है क्या? तो हम कहते हैं भाई ऐसा नहीं है। राष्ट्रभाषा तो आप जान गए और जानते ही हैं कि जो उस प्रांत की, उस मुल्क की भाषा है, लेकिन राजभाषा उसे कहा गया है जो किसी राज्य की, स्टेट की, नेशन की, शासन की भाषा हो, राजकाज की भाषा हो। और राजकाज किस भाषा में चले, शासन किस भाषा में चले, काम करे, उस भाषा को हम कहते हैं राजभाषा, स्टेट लैंग्वेज। और क्योंकि अलग अलग समयों में भारत की राजभाषाएं अलग अलग रही हैं, ये बात मैं थोड़ी देर में शायद आपसे कर पाऊंगा, लेकिन जब हमारी आजादी का संघर्ष चल रहा था, जिसको हम 100 वर्ष का इतिहास कहते हैं, 1857 से 1947 तक का, तब कई मुद्दों पर हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे वीर महान बौद्धिक लोग चर्चाएं करते थे कि भारत आजाद तो होकर के रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ा बहुत समय लग सकता है, लेकिन आजाद भारत कैसा होगा, अंग्रेजों से मुक्त भारत कैसा होगा, इस पर भी सब तरह के लोगों ने, विद्वानों ने, संस्थाओं ने, पार्टीज ने विचार करना शुरू कर दिया था, इनफॉर्मल और फॉर्मल स्टेज पर भी। और ये 90 वर्ष के इतिहास में जब जब उन्हें मौका मिला, उन्होंने और तमाम मुद्दों के साथ एक मुद्दे पर निरंतर चर्चा की थी कि जब भारत आजाद हो जाएगा तब भारत की राजभाषा क्या होगी, तब भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, क्योंकि भारत तो इतना बड़ा है, इतनी भाषाएं जहां बोली जाती हैं। तो उन लोगों के समय, उस समय एक शब्द चलता था, भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी। इससे आप कंफ्यूज ना करें, वो राष्ट्रभाषा का मतलब उनका यही था कि जिसमें शासन चले वो भाषा क्या होगी। तो बहुत सारी बातें चलती थी और चलती थी, तो उनमें से विचार आता था कि संपूर्ण भारत की राजभाषा असमिया तो नहीं हो सकती, उड़िया तो नहीं हो सकती, पंजाबी तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये भाषाएं तो उस समय थी, आज से 150 साल पहले थी, 250 साल पड़े, बड़े मजे में थी। तेलुगु तो संपूर्ण भारत की राजभाषा नहीं हो सकती, तमिल नहीं हो सकती, तो आखिर देश की राजभाषा क्या हो, क्योंकि उनके संघर्ष के समय तो देश की राजभाषा अंग्रेजी थी।
अंग्रेजों ने आते ही पहला काम यही किया मुगलों से सत्ता छीनते ही कि राजभाषा के रूप में उन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी कर रखी थी कि राजकाज की भाषा अंग्रेजी घोषित कर दी और व्यवहार में ले आए। तो उनके समय कोई समस्या नहीं थी, भारत का काम चल रहा था, शासन का काम अंग्रेजी में चल रहा था और बाकी हम लेन देन कर लेते थे। लेकिन भारत की राजभाषा क्या हो, इस पर एक विचार यह भी था कि क्यों नहीं हम राजभाषा के रूप में जो परंपरा 100 वर्षों की चली आ रही है, 90 वर्षों की, उसको कंटिन्यू कर जाएं और कोई समस्या नहीं आएगी। जैसा विधान है वैसे की वैसी राजभाषा चलती रहेगी, अंग्रेजी चलती रहेगी। लेकिन कई लोग ऐसे थे जो इसके पक्ष में नहीं थे, वो कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारी गुलामी की मजबूरी है कि आज हम अंग्रेजी को राजभाषा बनाए हुए हैं। लेकिन आजाद होंगे तो हमारी मजबूरी तो नहीं हो सकती है, तब हमारा अपना निर्णय होगा। और आपको जानकर अच्छा लगेगा, मैं उस मुल्क का नाम भूल रहा हूं कि जो भारत तो 100 वर्षों के करीब गुलाम रहा, कुछ लोग, कुछ मुल्क तो कई कई शताब्दियों अंग्रेजों के गुलाम रहे और वहां अंग्रेजी थोप दी गई। अंग्रेजों की खासियत ये थी कि जिस देश में गए वहां बहुत काम करने के बाद एक काम उन्होंने जरूर किया, सबसे पहले कामों में, कि अपनी अंग्रेजी उस देश पर थोप दी बाय फोर्स। ये उनका बड़ा काम था। मैं उसकी हिस्ट्री में थोड़ा जाऊंगा अगर समय मिला तो भारत पर थोप दी उन्होंने और अंग्रेजी में काम करते थे, कोई हमारे पास विकल्प नहीं था। ओके ना? तो ये सब चल रहा था और वो जो मुल्क आजाद हुआ तो उस समय अंग्रेजी लोगों की रगों में बस गई थी। लेकिन उन्होंने सोचा और कहा, मैं मुल्क का नाम बोल रहा हूं, माफ करना मुझे, छोटा मुल्क ही था। उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी 1800 वर्ष पुरानी जो भाषा थी ना, अपनी ट्रेडिशन में, उसे राजभाषा बनाएंगे। वो व्यवहार में थोड़ी बहुत थी। तो लोगों ने कहा यार ये तो डेड लैंग्वेज हो गई है, जस्ट लाइक संस्कृत अगर हम इंडिया में विचार करें तो उन्होंने कहा सो व्हाट, हमारी परंपरा में है, हमारी रगों में है, और कहीं व्यवहार में हम उससे रिवाइव करेंगे और राजभाषा उसको उन्होंने बना दी और सारा शासकीय काम आज भी उनका उसी भाषा में होता है। तो एक विचार यह भी आया हमारे यहाँ पर कि क्यों नहीं हम संस्कृत को राजभाषा बना दें विचार अच्छा था, लेकिन व्यवहारिक इसलिए नहीं था। उस समय बहुत लोग काम कर रहे थे देश में और ये बात मुद्दा संविधान सभा के सामने भी आया। तो अंग्रेजों ने तो ये काम कर दिया, लेकिन भारत किस भाषा में अपना काम करेगा? तो एक अंग्रेजी के पक्षधर लोगों का गुट बन रहा था, दूसरे कहते नहीं नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, काम वो होना चाहिए जो अपनी परंपरा से जुड़ा हो, अपनी सहूलियत का हो। उनका नहीं, हिंदी हो सकती है। और ये काम चलता रहा और काम चलता रहा और गांधी जैसे लोग, पटेल जैसे लोग, नेहरू जैसे लोग जो हमारे सामने मुखर हैं, बाल गंगाधर तिलक जैसे, लाला लाजपत राय जैसे, तिलक जैसे लोग, मदन मोहन मालवीय जैसे लोग, जिनको हम आजादी के संघर्ष के अलग अलग वीरों के रूप में देखते हैं। कोई पॉलिटिकल हीरो है, कोई एकेडमिक्स का हीरो है, कोई किसी तरह, उनको देखते हैं। तो ये लोग विचार कर रहे थे और इन सबके मन में कहीं ना कहीं एक बात जरूर चल रही थी कि भारत की राष्ट्रभाषा अगर कोई होगी तो हिंदी होगी। राष्ट्रभाषा से मतलब उनका था कि राजभाषा। तो ये चल रहा था और चलते चलते अचानक हम एक दिन आजाद हो गए, जिसका आज 75वां साल हमारे पास है। आजाद हो गए तो सत्ता यूं स्थानांतरित हुई थी कि आज हम बैठे हैं कागजों पर, कल से कागजों पर तुम आ जाओगे। ज्यादा कुछ नहीं बदला था, एक विल ट्रांसफर हुई। जैसे ये सत्ता का हस्तांतरण ऐसे थोड़ी हुआ था क्या भाई कि सारे अधिकारी बदल दिए गए और सारे अंग्रेज उस रात गुड बाय कर गए, और ऐसा तो कुछ नहीं था। कागजों पर हम विधिवत स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिए गए, लेकिन ट्रेडिशन, परंपरा, विरासत हमारी यूं कि सारी ब्यूरोक्रेसी वही थी, सारा एजुकेशन सिस्टम वही था, सारे नौकरशाह वही थे, पॉलिटिकल लोग भी वही थे, ये सब वही था। बस हमने एक चीज बना दी थी जिसको हम कहते हैं संविधान सभा जैसी कोई चीज गठित कर ली थी इस बीच में, और वो अपना काम कर रही थी। तो अंग्रेज जब गए तो भारत की सत्ता इन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों में से किसी को सौंपकर जाना चाहते थे, और वह सत्ता विधिवत हमारे माननीय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू को सौंप के गए। और फिर उन्होंने अपना शासन बनाया, मंत्रिमंडल बनाया, और संविधान सभा अपना काम कर रही थी।
और जब संविधान लागू हो ही गया, मेरे ख्याल से 1950 में हुआ, वो तो यही हुआ ना सर, तब तक हमारी सत्ता चलती रही जो विरासत में मिली थी, और उसके बाद में संविधान के अनुसार हमने सारे काम किए, सिस्टम अडॉप्ट किया, डेमोक्रेसी का जो सेटअप हमने जैसा बनाया था वो किया, हमने राष्ट्रपति बनाए, हमने चुनाव करवाए, हमने स्टेट्स को चुनाव करवाए, हमारी अपनी राजभाषाएं, ये हमारा संविधान लागू होने के बाद की व्यवस्था। लेकिन संविधान जब बन रहा था तो इन तमाम मुद्दों पर बहुत बड़ी सभा थी और वो विचार कर रही थी, और उसमें से एक मुद्दा यह भी रखा गया था कि भारत की राजभाषा क्या होगी। तो संविधान सभा के लोगों ने बातचीत तो करते ही थे, है ना, 8 घंटे की मीटिंग के बाहर अंदर बात तो होती रहती थी, तो सब इनफॉर्मल चर्चाओं के बाद भी कुछ मसले बन नहीं पा रहे थे कि यार राजभाषा क्या हो क्या हो क्या हो। तब ये तय हुआ कि इसे हम छोड़ देते हैं, जब पार्लियामेंट चुनी जाएगी, देश का अपना शासन होगा, तो पार्लियामेंट तय करेगी बहुमत से कि देश की राजभाषा क्या हो, मतलब शासन की भाषा क्या हो, क्योंकि बड़ा पेचीदा मसला उनके सामने आ रहा था। तब लोगों ने ये बात की तो बाहर के लोगों ने कहा नो नो, आपको तय करके जाना है, संविधान में लिख के जाना है कि राजभाषा क्या होगी, ऐसे बड़े मुद्दे को आप छोड़ नहीं सकते विवाद के लिए। तो संविधान सभा ने 3 दिन मुकर्रर किए, 12, 13 और 14 सितंबर 1949। आप सब जानते हैं 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस मनाते हैं। ये हिंदी दिवस इसलिए नहीं कि हिंदी जन्मी थी, बल्कि इसलिए कि संविधान सभा ने इन 3 दिनों की चर्चा के बाद फाइनली निर्णय लिया था 14 सितंबर 1949 को कि संघ भारत जब आजाद है होगा और हम अपना संविधान लगाएंगे, तब उसकी राजभाषा क्या होगी, आजाद भारत की राजभाषा क्या होगी, और उसमें लिखा। और जब ये 3 दिन की, कई मुद्दे ऐसे थे जो एक दिन में हल हो गए, 2 घंटों में भी मुद्दे हल हुए थे, लिखते गए, ड्राफ्टिंग होती गई, लेकिन भाषा के लिए 3 दिन रखने पड़े। बड़ी बहसें हुई, और बहसें किसको लेकर की थी कि राजभाषा हिंदी बने, अंग्रेजी बने या संस्कृत। तो संस्कृत वालों का प्रस्ताव तो ये कह करके हमने स्थगित कर दिया कि भाई उसके तो बोलने वाले जो जीवित लोग हैं भारत में जीवन में, वो भी कुछ हजार नहीं है, तो उसको तो 35 करोड़ की जो आबादी है उसकी 36 करोड़ की आबादी की राजभाषा नहीं बना सकते। तो फिर संस्कृत तो रह गई। फिर आया बड़ा जबरदस्त प्रेशर, दबाव कि अंग्रेजी को सच राजभाषा रहने दिया जाए, कोई विवाद ही नहीं होगा, और काम तो चल ही रहा है। तो लोगों ने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं, जो अभी मैंने आपसे निवेदन किया, नहीं, इसको छोड़ दीजिए, कुछ और बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो ये चर्चा 3 दिन चली, और आपको जानकर अच्छा लगेगा, आज भी हम दक्षिण और उत्तर के लोग भाषा को लेकर के विवाद पैदा कर देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के पैदा कर देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। आपको अच्छा लगेगा, हमारे तब के जो भारत के लोग थे, उनका विजन कितना विशाल था और उनकी सोच कितनी व्यावहारिक थी कि वो संकीर्णता पर, अब तो ऑफ द रिकॉर्ड वाली बात है कि अब तो हमारा सिस्टम बहुत संकीर्णता में बात करने लगा है, कहीं कहीं तो वो बड़ा दुखद भी है कि बस मेरे मेरे या हमारे, लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब भारत की बात चल रही थी, और एक दक्षिण भारतीय व्यक्ति गोपाल स्वामी अयंगर, नाम सुनिए, ये उत्तर भारत का नाम नहीं है, उन्होंने प्रपोज किया, प्रस्ताव रखा कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, कर लो तुम चर्चा। और 3 दिन इसी पर चर्चा हुई, और आखिर में ये भी ऑफ द रिकॉर्ड है, हमने लिखा है कहीं पर कि सारा संविधान एक मत से लिखा गया था, लेकिन ये ऐसी ड्राफ्ट नहीं थी जिस पर 250-300 लोगों ने यूं कहो कि यस यस यस। आज भी कोई बिल पास होता तो 100% मेजोरिटी से नहीं होता, ये देख लीजिए आप। कई बार तो एक मत से सरकार गिर जाती है वाजपेयी जी की और एक मत से बिल कैंसिल हो जाता है। हमारा महिला आरक्षण बिल आज तक इसी अधरझूल में लटका हुआ है, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं। ये माननीय मैडम्स मेरे सामने मुस्कुरा रही हैं कि हमारे पास विल पावर नहीं है कि हम महिलाओं को बराबर की ताकत और भागीदारी दे दें,
इसलिए आप नेट उठाइए और देखिए महिला आरक्षण बिल कितने सालों से आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई करना नहीं चाहता। कभी वो चाहता है तो हम इधर खींच लेते हैं हाथ, लेकिन तब बहुत विवाद होने के बाद हिंदी पर भी विवाद हुआ। ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है। विवाद ये हुआ कि भाई अंग्रेजी बनेगी तो बनेगी, पक्षधर तो थे, उनके हित भी जुड़े हुए थे, और दूसरे दिन हिंदी बनेगी तो बनेगी, प्रस्ताव हिंदी का रखा है तो आप डिबेट कर लीजिए, और कुछ नहीं हुआ तो फिर अनौपचारिक वोटिंग करवाया गया। अनौपचारिक, जो आपको नेट पर नहीं मिलेगा, किताबों में मिल जाएगा, और वो था कि हाँ बोलिए अंग्रेजी के पक्ष में और हिंदी के पक्ष में। तो फर्ज करो अगर 243 लोग अवेलेबल थे उस दिन प्रेजेंट, तो 242 होते तो हाफ हाफ हो जाते, 121-21 यही होता है ना। 43 थे तो एक तरफ 121, एक तरफ 122 लोग आए। और ये मेरा एक काल्पनिक डेटा दे रहा हूं मैं आपको, मतलब बहुमत जो मिला वो एक मत का मिला। तो भाषा के मुद्दे पर जो एक मत नहीं था, हमारा सारा तंत्र या संविधान सभा, वहां एक मत से हिंदी के पक्ष में बात बन गई, और सबको बाद में एक मत से यह बात लिखनी पड़ी कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। तो फिर ये मसला उन्होंने 3 दिनों में तय कर लिया था कि अगर हिंदी कर देंगे तो फिर पूरे भारत की भाषा क्या होगी। अभी मैंने आपसे निवेदन किया कि भारत तो भाषाओं की दृष्टि से विलक्षण राष्ट्र है। दो फैमिलीज की लैंग्वेजेस मिलती हैं, और आप जीवित भाषाओं में भारत में छोटी माइक्रो लेवल पर जाएंगे तो 3-1000 भाषाएं मिलेगी, और संविधान की अनुसूची में जाएंगे जिनको आप बड़ी बड़ी भाषाएं कहते हैं, वो भी एक नहीं है, वो भी 20 की संख्या के करीब बैठती है। इतनी समृद्ध भाषाएं जहां हो वहां एक राजभाषा क्या होगी। तो उन्होंने बहुत विस्तार से और बहुत गहराई से इस मुद्दे पर विचार किया कि ऐसा तो बहुत बखेड़ा हो जाएगा, और रातों रात हम अंग्रेजी को हटा भी नहीं सकते। संविधान लागू हुआ तो रात में अंग्रेजी हट जाएगी क्या, ब्यूरोक्रेट हट जाएंगे क्या, सब ट्रेंड हो जाएंगे क्या? कुछ भी नहीं होगा, यही तंत्र होगा, लेकिन राजभाषा हिंदी होगी। और ये कहा उन्होंने, लिखा उसमें, और वो आर्टिकल बना 343, जिसका पहला वाक्य है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और सह राजभाषा अंग्रेजी होगी, जो अभी तक हमें विरासत में मिली है, और अगले 15 वर्षों तक यह व्यवस्था रहेगी। और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति ही सारा काम करते हैं कानूनन, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होगा कि अब अंग्रेजी की कम जरूरत है और हिंदी ज्यादा अपनी जड़ें जमा चुकी है, तो हम राष्ट्रपति महोदय अपने अधिकार से इस एक्ट में संशोधन करेंगे, उसमें परिवर्तन करेंगे। 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को सह राजभाषा भारत की घोषित कर दी। और फिर बहुत विस्तार से उन्होंने 343 से लेकर के और 351 तक आर्टिकल, कितना हो गया सर, करीब 9 आर्टिकल ऐसे थे जिसमें उन्होंने विस्तार से लिखा कि आखिर भारत का संपूर्ण शासन तंत्र किसमें चलेगा। क्योंकि भारत के गांव में तो तमिल का भी देहाती रूप चलता है, और गुजरात में तो मैं खूब घुमा हूं, गुजराती मित्र होंगे, जब मैं गुजरात के स्कूल और कॉलेज में देखता हूं तो अलग गुजराती है, और जब मैं शहर में घूमता हूं तो अलग गुजराती है, और जब मैं बनासकांठा के किसी गांव में जाता हूं तो अलग गुजराती है। ये पूरे विश्व की स्थिति है, क्योंकि लोग, भाषा वैज्ञानिकों ने एक कहावत देखी है कि 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर वाणी। 25 किलोमीटर पर वाणी बदल जाती है, ये बिल्कुल सच है, ये मनुष्य की प्रकृति है। तो भारत की एक भाषा हो नहीं सकती। मोटे तौर पर हम हिंदी को एक देखते हैं, ये बड़ा सौभाग्य है हमारा। अंग्रेजी अंग्रेजों ने ला दी थी, इसलिए हमारे आकर्षण का विषय है। लेकिन हमारे यहाँ तमिल में भी आप तमिल भाषी घूमेंगे तमिलनाडु में, तो आपको तमिल के 4 शेड्स मिल जाएंगे वहां पर। ठेठ गांव में तमिल अलग है, और आपकी तमिल की कॉलेज में तमिल जो है वो स्कूल में अलग है। एक स्टैंडर्ड तमिल है और एक नीचे की, ये गुजराती, ये सब में होगा। तो फिर भारत की राजभाषा क्या होगी, क्या चले, तो उन्होंने पूरे सब आर्टिकल्स में लिखा। पहला तो ये लिख दिया और सह राजभाषा अंग्रेजी होगी। हालांकि 1963 में दंगे करा दिए हमने 15 साल नहीं हुए थे, और तब हमें एक बिल लाना पड़ा था राजभाषाओं के बारे में। और हमने ये सारे डोर्स ओपन रखे थे, खिड़कियां खुली रखी थी, जब जब जरूरत होगी हम कुछ करेंगे। तो राजभाषा अधिनियम आए, राजभाषा समितियां बने। हमने फिर 75 में तो भारत को भाषाओं के आधार पर 3 भागों में बांट दिया, क ख ग। एक वे प्रांत रहे जो शुद्ध रूप से हिंदी भाषी हैं, क। एक वे प्रांत बने जो
हिंदी को समझते हैं और जुड़े हुए हैं, और जो मराठी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, अंडमान निकोबार के लोग हैं, गुजराती हैं, इसको रखा हमने ख में। और तीसरा ग प्रांत हमने वो बनाया जो प्योरली हिंदी से रिश्ता नहीं रखता है, लाइक तमिल है, तेलुगु है, नॉर्थ ईस्ट है, ऐसे। तो मुद्दा ही हमने हल कर दिया, और उससे पहले ही हमने तय कर दिया था कि भारत का राष्ट्रपति क्या भाषा बोलेगा, संसद किस भाषा में चर्चा करेगी, और भारत का सुप्रीम न्यायालय किस में काम करेगा। देखिए, जब राजभाषा की बात आती है तो बड़ा मुद्दा होता है। आप तो टीचर्स हैं, इसलिए समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, कि एक पग पग पर भाषा की बात आती है। मैं अपने गांव घूमता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब शासन में जाता हूं तो हर पग पर स्कूल का टीचर, चपरासी, पटवारी, मेरा बच्चा दूसरी क्लास का, और गांव का पटवारी से लेकर के तहसीलदार, कलेक्टर से लेकर के और मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और जुडिशरी किसमें काम करेगी। ये राजभाषा है। और राजभाषा के लिए उन्होंने बहुत साफ वहां प्रावधान कर दिए कि संघ की सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा। तो उन्होंने लिखा अंग्रेजी, लिख दिया। स्टेट हाई कोर्ट्स अंग्रेजी, तो लिख दिया। नहीं, आज भी आप जाइए, स्टेट हाई कोर्ट्स जो है वो आपकी अंग्रेजी में बात करते हैं, उनके फैसले अंग्रेजी में आते हैं, बाद में ट्रांसलेट करा लीजिए। आप जाइए मुंसिफ कोर्ट्स हिंदी प्रांतों में, आपका मुंसिफ कोर्ट अंग्रेजी में फैसले नहीं देता, वो वहां की जो राजभाषा है, जैसे मैं राजस्थान का हूं तो वो हिंदी में लिखेगा, और अगर वो तमिलनाडु की मुंसिफ कोर्ट है तो वो तमिल में अपना फैसला देगी, लेकिन हाई कोर्ट वहां का इंग्लिश में फैसला देगा। वहां का स्कूल किस में चलेगा, कॉलेज किस में चलेगा, हायर एजुकेशन किस में चलेगी, तकनीकी शिक्षा, चाहे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स किस में, सारी चीजें इन आर्टिकल्स में बहुत साफ लिख दी है कि स्टेट कौन सी भाषाओं का प्रयोग करेंगे। बहुत ये बनते ही मुद्दा बना दिया कि भारत की राजभाषा हिंदी हो गई, ये दक्षिण के लोग तो मारे गए। जबकि ऐसा था ही नहीं, उसमें आर्टिकल पढ़ा ही नहीं 346 और 345 कि स्टेट्स की राजभाषा क्या होगी। स्टेट्स की राजभाषा का मतलब बहुत साफ लिखा है कि तमिलनाडु में तमिल होगी, केरल में मलयालम होगी, असम में असमिया होगी, ये बहुत साफ था। कहां उन्होंने हिंदी थोपी थी। संघ की, भारत की पहचान के रूप में केंद्र की जो भाषा होगी वो हिंदी और अंग्रेजी तो होगी ही, उसके साथ सह राजभाषा। आप कम्युनिकेट कीजिए, सारी चीजें क्लियर करके उन्होंने दी थी। तो ज्यादा गुंजाइश नहीं छोड़ी विवाद की। विवाद मैंने पैदा किया, हमने पैदा किए, और किसी ने नहीं की। तो राजभाषा ऐसे बन गई, और उसके बाद जैसे जैसे जरूरत हुई हमने उसमें संशोधन किए। एक तो ये बात, निश्चित रूप से उस समय ही ये बात तय थी कि जो प्रांत हिंदी भाषी नहीं है वहां की राजभाषा, मेरे पास पूरी एक लिस्ट पड़ी हुई है जिसमें सारे स्टेट्स की राजभाषाएं, मैं 2-3 के नाम लेता हूं। देखिए कितना क्लियर है। आंध्र की राजभाषा तेलुगु और सह राजभाषा अंग्रेजी। कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपको, सेंटर से बात करनी है तो अंग्रेजी में लिखिए, सेंटर आपको अंग्रेजी में लिखेगा, आप चाहें तो तेलुगु में कॉपी भेजिए को, लेकिन आपका आंध्रा पूरी किस में बात करेगा, तेलुगु में। केरल किस में बात करेगा स्टेट का, वो मलयालम में करेगा। एक कर्नाटक में कन्नड़ चलेगी, असमिया चलेगी, मराठी चलेगी, गुजराती में। तो यहाँ जो आप शिक्षक गण हैं देखते हैं, आप में से कई लोग हिंदी में नहीं पढ़ाते, हिंदी भाषी हैं। आपके कई कॉलेजेस की लाइब्रेरीज में घूमा हूं, बुक्स वहां भरी पड़ी हैं, क्लास चलती है, किसमें चलती है, गुजराती में चलती है, हायर एजुकेशन गुजराती में चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां के डॉक्टर्स पर्ची पर गुजराती में दवाई लिख जाते हैं, और से और तो क्या बात होगी। तो बहुत साफ है, नीति बहुत साफ है, और ये नीति धीरे धीरे फलती रही कि स्टेट अपनी कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल, तो राज्यों की राजभाषाएं बने। भारत के संघ की राजभाषा हिंदी, और राज्यों की राजभाषाएं क्या है, और सह राजभाषा के रूप में आपने क्या दिया उनको, अंग्रेजी, ताकि कम्युनिकेशन बराबर बनता रहे। और एक तो प्रांत ही मेरा ऐसा है, अरुणाचल, जहां राजभाषा सारे भारत में सह राजभाषा अंग्रेजी, वहां सह राजभाषा उन्होंने हिंदी बना दी। जबकि राजस्थान में सह राजभाषा अंग्रेजी होगी, आपका उत्तर प्रदेश में सह राजभाषा अंग्रेजी, क्योंकि हिंदी राजभाषा है, तो उन्होंने हिंदी को सह राजभाषा बनाया, बाकी स्टेट्स ने अंग्रेजी को बनाया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कहते हैं हम राजभाषा, और ये हमारा चल रहा है। और इसके साथ ही मैं आपके 2 मिनट इस पर बात कर लेता हूं, 2 नहीं 5 मिनट कर लेता हूं। एनईपी की 2020 वर्षों बाद हमने एजुकेशन पॉलिसी में बड़ी लंबी मशक्कत के बाद, गहरी स्टडी के बाद विद्वानों ने कुछ नया करने की कोशिश की है। आपने देख ली होगी एनईपी
आपके इस लेक्चर के बाद में आप ढूंढ कर निकाल लीजिए, बहुत सारे विश्लेषण लोगों ने दे दिए हैं, बातें कर ली है। तो उसमें से जो सार की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, क्योंकि हम स्कूल एजुकेशन के लोग हैं तो थोड़ी उस पर बात कर लेता हूं मैं। जो बात उन्होंने कही है कि, और ये बात इससे पहले वाली जो शिक्षा नीति थी उसमें आ चुकी थी, अब उन्होंने इसको और स्पष्ट किया है। और दुनिया के जो एजुकेशन के साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि आदमी को सबसे अच्छी समझ अगर किसी में होती है तो अपनी मदर टंग में होती है। सबसे अच्छी समझ और सबसे बढ़िया एक्सप्रेशन अगर होता है तो मदर टंग में, जिसको मातृबोली कहते हैं, उसमें होती है। अगर हम एक छोटे बच्चे को किसी बिल्कुल अनभिज्ञ विदेशी भाषा में सिखाना पढ़ाना शुरू करें तो बड़ी तकलीफ आती है उसको, जो भारत में हो रहा है इन दिनों में, कि विशुद्ध रूप से हिंदी प्रांत का बच्चा है जिसकी रगों में खानदान में अंग्रेजी नहीं है, लेकिन उसको हम चौथी क्लास में अंग्रेजी माध्यम में डाल देते हैं, 5वीं क्लास में अंग्रेजी माध्यम में। वो उसका स्ट्रगल आप देखिए, वो जितना अच्छा अपनी मदर टंग में एक्सप्रेस करता है, समझता है और अंडरस्टैंडिंग होती है सब कुछ, वो अंग्रेजी में करते करते उसका दिमाग घिस जाता है। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो दुनिया के लोगों ने कहा है, सारी दुनिया में है ये बात, कि मदर टंग में एजुकेशन प्राइमरी दी जाए। ये पहले था और अब इस बार बहुत साफ सिफारिश है कि भारत के, संपूर्ण भारत के लोग नई एजुकेशन पॉलिसी में अपने प्राइमरी एजुकेशन जो है वह जो प्रांतीय भाषा है जिसको हम कहते हैं मदर टंग, उसमें देंगे। अभी भी कुछ जगहों पर है, कुछ जगहों पर नहीं है। एक बात और उन्होंने लिखी है इसमें कि हम ये सिफारिश करते हैं, हम आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिफारिश इतनी खूबसूरत है कि हम मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हालांकि 2 एक स्टेट ने इसका विरोध किया है, अभी भी तमिलनाडु में से थोड़ा सा विरोध आया है कि हम ऐसा, तीनों ने कहा मत कीजिए अडॉप्ट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओपन टू यू ऑल, कि आपको प्रेफर करता, आपको अच्छा लगता है आप उसे अडॉप्ट कीजिए, और ये सबके हित में है। आगे पीछे शायद तमिलनाडु भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अभी थोड़ा सा होता ही है। तो ये कोई बात नहीं है, और ये अच्छी बात है कि विरोध भी आएगा तो मत करके चीजें निकलेगी कि भाई हमारे लिए क्या अच्छा है। तो एक तो ये कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए उन्होंने प्रांतीय भाषाओं को, जो लोकल डायलेक्ट से उनको रखा है 5 साल तक, तो कोई अंग्रेजी विदेशी भाषा नहीं है, कोई हिंदी नहीं है जो अहिंदी भाषी है, अगर हिंदी भाषी है तो हिंदी में चलेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मिडिल तक भी ये चले तो अच्छा ही है, अच्छा ही है, क्योंकि तब तक बच्चा मैच्योर होगा और उसकी अपनी जो प्रांतीय भाषा है वो काफी समृद्ध है। एंड देन सेकेंडरी लेवल पर जाने के बाद उसको विदेशी भाषा के दर्शन होंगे, अगर वो चाहता है तो ये प्रोविजन है कि सेकेंडरी लेवल पर अंग्रेजी को वो छू सकेगा, विदेशी भाषा, अंग्रेजी मतलब मे बी फ्रेंच और अदर। जबकि दुर्भाग्य से आज की तारीख में, और तब भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल तीसरी क्लास का जो मीडियम है वही अंग्रेजी बना चुके हैं। तो उनका विदेशी भाषा अगर आपको संपर्क में लानी है तो शासन तो उसकी अनुमति कब देता है, सिफारिश करता है सेकेंडरी लेवल पर। तो एक जिम्मेदारी हम शिक्षकों की इस समय बढ़ जाती है कि बच्चों के हित में, राष्ट्र के हित में और हमारे हित में और एजुकेशन के और नॉलेज के हित में हम उस भाषा का प्रयोग करें जो बहुत मंथन के बाद दुनिया के लोगों ने दिया है, और बहुत मंथन के बाद हमारे पॉलिसी निर्माताओं ने रेकमेंड किया है, सिफारिश की है कि प्राइमरी एजुकेशन तो प्रांतीय लोकल भाषाओं में हो। और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए बहुत साफ बात उन्होंने कही है कि वो होनी चाहिए क्षेत्रीय भाषाओं में, जो अभी भी एक हद तक है कि हिंदी भाषी प्रांत है तो हायर एजुकेशन उसकी उस भाषा में होगी जो वहां की राजभाषा है। मसलन वो तमिल हो सकती है, मसलन वो असमिया हो सकती है, मसलन वो गुजराती हो सकती है, वो मराठी हो सकती है, वो आपकी बिहारी नहीं होगी क्योंकि बिहारी को राजभाषा का दर्जा नहीं है, वहां तो हिंदी प्रांत है। तो जो वहां की राजभाषा है वहां में हायर एजुकेशन, ये उन्होंने कहा है। लेकिन पैरेलल वहां आप देखेंगे, मैं आपको एक ऑफ द रिकॉर्ड घटना सुनाता हूँ। साउथ का एक स्टेट था जहां बहुत पहले, मैं ये बात में 20 साल पुरानी कर रहा हूं, जब राजभाषा के रूप में वहां दक्षिण की एक ही चल रही है, फॉर एग्जांपल तमिल ही ले लेता हूं मैं, आप इसको अन्यथा नहीं लें। तो वहां जब शासन ने, सरकार ने, बहुमत के बैठे हुए लोगों ने उसको एजुकेशन का मीडियम तमिल बना दिया, कोई बात नहीं ना। बाद में एक सर्वे आया और वो ये कि अच्छा तमिल चलेगी तो सरकारी स्कूल में ही चलेगी, प्राइवेट वाला तो नहीं चलाएगा उसको जैसे प्राइवेट स्कूल तो हिंदी में चलता नहीं, अंग्रेजी में चलेगा, वही हमारी सबसे देव भाषा है।
तो बाद में सर्वे आया कि वहां के किसी भी नेता का, किसी भी एमएलए का, एमपी का, अधिकारी का बच्चा किसी तमिल स्कूल में था ही नहीं। इसको आप अपनी भाषा में जिस रूप में समझना चाहें कि नीति निर्माता हैं हम कहते हैं कि तमिल मेरी एजुकेशन की भाषा है, मीडियम की, लेकिन मैं अपने बच्चे को परहेज करवाऊंगा और उसे अंग्रेजी पढ़वाऊंगा। ये हमारा उत्तर का और पश्चिम का और पूर्व का और दक्षिण का एक जैसा मानस है अपनी भाषा के बारे में। आपने 2 साल पहले बड़ी खबरों में था, मध्य प्रदेश के एक आईएएस अफसर थे 3 साल पहले, जो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ले गए तो मीडिया की खबर बन गई का आईएएस कलेक्टर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में लेके गया पर्सनली। ये कैसे हो सकता है? कलेक्टर के बच्चों को तो उनके मातहत लोग हाईएस्ट जो अवेलेबल टॉप मोस्ट जो अंग्रेजी मीडियम में वहां पढ़ाएंगे, उसको जाने की जरूरत है। अंग्रेज वो अपने बच्चे का हाथ पकड़ करके प्राइमरी सरकारी स्कूल में ले गया। लोगों ने पूछा ये क्यों? बोला ये क्यों? मैं भारत में रहता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत में काम करता हूं, यहाँ हिंदी भी एक समृद्ध भाषा है, राजभाषा है, और मेरा बच्चा अगर हिंदी पढ़ता है, मध्य प्रदेश में है, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? ये हमारी मानसिकता है। हम इतना परहेज अपनी भाषा से, अपनी मदर टंग से, अपनी मातृबोली से, अपनी क्षेत्रीय भाषा से और अपनी राजभाषा से कर रहे हैं। इस सच्चाई को आप अस्वीकार नहीं कर सकते, हालांकि संविधान जो अनुमति देता है वो तो अलग है। 2 तीसरी बात, तो एनईपी ने बाद में एक बात और कही है कि हायर एजुकेशन में भी आप रीजनल लैंग्वेज, अब वो बिल्कुल क्षेत्रीय भाषाओं की बात करता है, बिल्कुल लोकल डायलेक्ट की बात नहीं करता। तो जैसे रीजनल लैंग्वेजेस में वही आती है जो आपकी संविधान में लिखी हुई हैं, उनका प्रयोग करने की सिफारिश करता है। कोई बाध्यता नहीं है कि वहां हिंदी हो या अंग्रेजी हो, वो अंग्रेजी का तो पक्ष ले ही नहीं रहा है। रीजनल लैंग्वेज में हायर एजुकेशन के लिए जो अभी भी काफी हद तक है, ये इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करता है। इवन टेक्निकल एजुकेशन में भी। और 2 चीजें उन्होंने नई की है। एक तो ये उन्होंने, वो कहाँ है मेरा कागज जिसमें उन्होंने एक, पहले मैं इसको इस वाक्य को पढ़ करके सुना देता हूं, अध्यापकों के हित में है, जो अंग्रेजी में लिखा है। नो लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज्ड इन न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी as per the policy, the medium of instruction until at least class 5, but preferably till class 8 and beyond will be the home language. ये तो सारे मुल्क के एजुकेशनिस्ट लोगों के लिए तालियां बजाने की बात है सर। इतना बढ़िया अवसर ये देश हमें देता है कि आप पर कोई बाध्यता नहीं है। नंबर 1, नो लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज्ड, और फिर फ्रीडम ये दी है कि आप 8th सेक्शन, एंड बियॉन्ड विल बी द होम लैंग्वेज। 8वीं के बाद भी होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेजेस। ये है हमारा बेसिक वाक्य। ये एनईपी 2020 का भाषाओं को लेकर के, मीडियम को लेकर के एक वाक्य है। उसके बाद उन्होंने खुला है कि हायर एजुकेशन में रीजनल लैंग्वेजेस, और निश्चित रूप से भारत है तो यहाँ हिंदी अगर चाहे तो, और इंग्लिश तो चलेगी ही, इसको कोई हटाएगा नहीं। अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है। दूसरी बात, जो पहली बार हुआ है ऐसा कि भारत का बहुत पुराना लिटरेचर नहीं, ज्ञान भंडार न तो हिंदी में है, अंग्रेजी की तो बात छोड़ दीजिए, वो संस्कृत में भरा पड़ा है, वो प्राकृतों में है, वो पाली में है। ये रिलीजियस लैंग्वेजेस नहीं है केवल, ये हमारे ज्ञान की, ये लिटरेरी लैंग्वेजेस नहीं, ये हमारे नॉलेज की, हमारे राजभाषाओं के रूप में उन्होंने काम किया है। आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि एक जमाना आया था जब बुद्ध का उत्कर्ष हुआ, तब बौद्ध धर्म राजधर्म बना था भारत में, और राजभाषा पाली बनाई गई थी संस्कृत की जगह पर। उसमें नॉलेज नहीं होगा, भरा पड़ा है भंडार, प्राकृतों में भरा पड़ा है। इस नई एजुकेशन पॉलिसी में एक ऐसा संस्थान गठित करने का प्रावधान है जो पाली, प्राकृत, संस्कृत जैसी प्राचीन भाषाओं का संरक्षण करेगा, एक चीज। और इसके साथ ही अनुवाद ब्यूरो तो हमारे पास है, लेकिन एक नए सिरे से ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना का प्रोविजन किया गया है, जो सब भाषाओं में से एक दूसरे के लिए ट्रांसलेशन का काम करेंगे और इंटरप्रिटेशन का काम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है।
नॉलेज तमिल का तमिल में नहीं रहेगा, मराठी का मराठी में नहीं रहेगा, ट्रांसलेशन के माध्यम से वो सबका हो जाएगा। तो अनुवाद और ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करने की रिकमेंडेशन है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कुछ महत्वपूर्ण बातें भाषाओं को लेकर के है और निश्चित रूप से हम लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। नंबर 2, तो मैंने राजभाषा क्या है इस पर बात की और मैंने आपसे ये भी निवेदन किया कि राजभाषा किस घड़ी में किस तरह घोषित की गई और लिखी गई और डिटेल में, और राजभाषा के साथ ही एनईपी हमारी क्या बदलाव देखती है अभी भाषाओं को लेकर के, ये भी मैंने कहा ना। तीसरी बात जो मुझे अब करनी है और उसके लिए मेरे पास केवल 20 मिनट है, तो बहुत संक्षेप में ही बात कर पाऊंगा कि अचानक हिंदी को राजभाषा घोषित कर देना कहाँ की समझदारी थी। कैसे हिंदी इतनी ताकतवर हो गई कि भारत के बहुमत ने इसे राजभाषा घोषित किया। तो देखिए, मैं बहुत संक्षेप में आपको आप अपने मानस में भारत का एक चित्र बना लें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पाकिस्तान से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक का एक चित्र बना लें, और दूसरा हिस्ट्री की एक रेखा खींच ले कि हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से शुरू करते हुए आज तक आ गए हैं। इस फ्रेमवर्क में मैं बात करूंगा कि इतने बड़े भारत में कभी भी और आज भी एक भाषा तो हो ही नहीं सकती, हजारों भाषाएं तब भी थी और आज भी है, बात साफ है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ कुछ भाषाएं विकसित होती हैं और वो विकसित होकर के बहुत लोगों की भाषा के रूप में जानी जाती हैं, और वे ही भाषाएं आगे चल करके व्यापार की, व्यवसाय की, लेन देन की, राजकाज की, शिक्षा की और सब तरह की भाषाओं के रूप में काम करने लगती है। उनको आप कहते हैं एक विकसित स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जो हर काल में हर मुल्क में बनती है, उसको बनने में समय लगता है। तो उन स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस को लेकर के मैं बात करूंगा कि कैसे कैसे ये बनती रही है। तो एक तरफ तो दक्षिण की ये जो द्राविड़ भाषाएं हैं वो डेवलप हो रही थी, और उत्तर में जो भाषाएं थी उनको लोगों ने आर्य भाषाओं का नाम दिया है और कहा है कि इनकी हिस्ट्री आज से करीब 2000 और करीब 4-1000 साल पुरानी है। उससे पहले तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में लोग जानते थे। ये भारत का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताओं में भी बहुत विकसित प्रबुद्ध नगरीय सभ्यता विद्यमान थी, लेकिन उनकी भाषा क्या थी, लिखते कैसे थे, ये आज हमें ज्ञात नहीं हो पाया पूरी तरह से। हालांकि उनकी लिपि को पढ़ने की कोशिशें हम कर रहे हैं, लेकिन जो आपको विधिवत हिस्ट्री मिलती है भाषाओं की प्रमाणों के आधार पर, वो मैं रखता हूं, और लोगों ने उसको 3 टुकड़ों में बांटा है। आप उनको खाली छोटे छोटे बातों में कर लीजिएगा। एक काल बनाते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का, दूसरा बनाते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का, और तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का। आर्य भाषा नाम देते हैं, हम उनको राष्ट्रीय भाषाएं कह सकते हैं, ठीक बात है। ये भाषा वैज्ञानिक टर्म है, उसको राष्ट्रीय। तो प्राचीन भारतीय भाषाओं का जो समय रखा, उन्होंने शुरुआत की थी करीब 2000 से 2500 ईसा पूर्व से लेकर के और 500 ईसा पूर्व तक, मतलब करीब 500 से 2500 जाऊं तो कितना हो जाए, 2000 साल का समय रखा, और 2000 साल को उन्होंने नाम दिया था प्राचीन भाषा काल नंबर 1, और उसको मोटे तौर पर नाम दिया संस्कृत काल, क्योंकि देश की प्रमुख भाषा के रूप में संस्कृत विद्यमान थी। और इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक वैदिक संस्कृत काल और दूसरा लौकिक संस्कृत काल। आप जानते हैं कि जो भाषा ऋग्वेद में मिलती है वह भाषा आपको महाभारत में नहीं मिलती। बड़े तौर पर कह देते हैं कि ये तो संस्कृत के ग्रंथ हैं, लेकिन संस्कृत का पुराना रूप और बाद का रूप बदल तो जाता है, लेकिन मोटे तौर पर यह संस्कृत थी। तो एक वैदिक संस्कृत जो लगभग चलती है संपूर्ण वेदों के रचनाकाल और बाद तक। तो ये समय है हमारा 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा, करीब 2000 साल। ऋग्वेद लिखे जाते हैं, 4 वेद लिखे जाते हैं, उपनिषद रचे जाते हैं, संहिताएं रची जाती हैं, और उसके बाद बहुत ज्ञान का भंडार भारत बन जाता है। ये अवशेष जो मिले हैं ये तो थोड़े से हैं सर, बहुत कुछ तो नष्ट हो गया। और उसके बाद एक चेंज आता है, जो सहज चेंज, एक भाषाएं अपने आप बदलती है शताब्दियों में जाकर के, और वो आता है धीरे धीरे, और उसको नोटिस किया जाता है, और जो चेंज नोटिस किया जाता है उसको नया काल बनाते हैं। वो होता है संस्कृत का, जिसमें 2 बड़े ग्रंथ आपको मिलते हैं, वाल्मीकि की रामायण और उसके बाद का महाभारत।
ये निश्चित रूप से वैदिक संस्कृत के ग्रंथ नहीं है। उनका ग्रामर, उनके उच्चारण अलग तरह के थे शब्दों के, और इनके ग्रामर और उच्चारण अलग हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं एक भाषा का। मैं नहीं कहता कि देश के तब की संपूर्ण आबादी संस्कृत जानती थी, लेकिन संपूर्ण देश की बड़ी भाषा के रूप में, जिसको आप राष्ट्रभाषा कह लें उस जमाने की, या मोटे तौर पर संपर्क, ऊपर के लोगों के संपर्क की, नॉलेज की भाषा कह लें, तो ये संस्कृत थी। मुझे दक्षिण के लोगों से बात करने का मौका मिलता है, वो कहते हैं कि संस्कृत भारत में, दक्षिण भारत में, मुझे केरल के एक मित्र हैं प्रोफेसर, बोले वो तो 2000 साल पहले भी थी, 3000 साल पहले भी संस्कृत यहाँ देश में थी, साउथ में थी, और बड़े बड़े विद्वान लेखक वहां के मिले हैं। तो तब एक बड़ी भाषा के रूप में, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में भारत में थी, और निश्चित रूप से प्रांत अपने भाषाओं में काम कर रहे होंगे। तो हमें संस्कृत की किसी एक हिमालय की भाषा नहीं मानना है, ये संपूर्ण भारत की भाषा कभी रही है, लेकिन एक हायर जो वर्ग था, शिक्षित वर्ग था, नीचे अनंत भाषाएं चलती थी। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब एक मोटा सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को आप जानते हैं, और वो होता है देश में बुद्ध का आना और महावीर का आना। ये इकलौती घटनाएं नहीं थी, लेकिन इनके साथ में जोड़ करके बात करना चाहूंगा कि नॉलेज के उस भंडार में धीरे, आप जानते हैं ना, जब हम टॉप पर चले जाते हैं तो फिर कुछ गिरावट भी आती है। जब हम शिखर पर चले गए वैदिक काल में और उसके बाद के काल में, तो थोड़ी सी गिरावट भी आने लगी थी। मैं उस गिरावट की बात नहीं करता, लेकिन देश या दुनिया हमेशा मुक्ति, शांति, मोक्ष और पीस चाहती है, और इसका एक रास्ता सारी दुनिया को मिला है, तो दर्शन से, अध्यात्म से मिला है। फिजिकल वर्ल्ड भी शांति और सुख देना चाहता है, मुझे नहीं पता कितना देता है, लेकिन पीस के लिए एक आध्यात्म भी बहुत बड़ा रास्ता है। तो भारत में ये मार्ग संस्कृत ने रच लिया था, लेकिन वो धीरे धीरे उसमें खामियां आने लगी थी। तो शांति की खोज में हमारा एक युवक, पढ़ा लिखा युवक जाता है, जिसको आप आगे चल करके गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। और ये कुछ भी खोजने नहीं गया था, न्यूटन नहीं थे ये दुनिया के दुखों से त्रस्त होकर के सुख की तलाश में गए थे। और वहां जाकर के लोग कहते हैं इन्होंने 12 वर्ष, ये तो हिस्टोरिकल कैरेक्टर है हमारे, इन्होंने तपस्या की, खोजबीन की, सब कुछ पढ़ डालने के बाद उन्हें वो जो अहम ब्रह्मास्मि वाले वाक्य थे व्यावहारिक नहीं लगे हैं। उनकी सच्चाई पर हमारे पास समय नहीं, मैं और बातें कर सकता हूं। उन्होंने उस समय उसको व्यवहारिक देखा और कहा था कि मैं जगत को मिथ्या कैसे मान लूं, ब्रह्म को सत्य कह करके, मैं तो सत्य हूं। और उन्होंने वो जो सत्य था उसकी नए लक्षण ढूंढ करके आए, और 4 आर्य सत्य लेकर के हमारे सामने आते हैं। ये जगत सत्य, और इसका सबसे बड़ा सत्य है दुख। दूसरा सत्य उन्होंने दिया, दुख है तो उसके रीजन है, बड़ा साइंटिफिक था, और रीजन है तो उन रीजंस को मार करके आप दुख को कम कर सकते हैं, और फाइनली आप दुखों को से मुक्ति पा सकते हैं। जो बात हमारे पुरखे कहते थे, उससे डिफरेंट व्यू के साथ बुद्ध आकर के और लोगों के बीच बैठता है, और लोगों को बहुत पसंद आती है कि बिना बहुत कुछ ज्ञानार्जन किए भी हम ही हमारे दुखों के कारण हैं, हम मुक्त हो सकते हैं। मैं बात इसलिए कर रहा हूं 1 मिनट के लिए इनकी, क्योंकि इन्होंने भाषा की दिशाएं बदलने में बड़ी भूमिका अदा की थी। और इनके 100 वर्ष बाद एक और सज्जन आते हैं जिनको हम महावीर भगवान के नाम से जानते हैं। और ये दोनों ही ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारी परंपरागत जो ज्ञान की धारा थी उससे हट करके नया ज्ञान स्थापित किया था। इसलिए भारतीय षट दर्शन जो वैदिक हैं उनसे भिन्न 2 अवैदिक दर्शन यहाँ जन्म लेते हैं, और वह हैं बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। और इनका हमारी भाषा के प्रवाह से रिश्ता है। और ये रिश्ता क्या है कि जो संस्कृत का एक छत्र साम्राज्य था, क्योंकि लोग उसको अपनाए हुए थे, उसकी जगह अब, क्योंकि बुद्ध ने जब ज्ञान को और उस सारे तत्व चिंतन को अस्वीकार करके नई बात की, तो उन्होंने नई बात जनता की भाषा में ही कहना पसंद किया, क्योंकि जनता को समझाना था। तो बुद्ध ने आकर के संस्कृत में नहीं, पाली में जो उस समय की प्राकृत थी उसमें बात की, लोकल डायलेक्ट में, स्वाभाविक था। और वो भाषा जो एक छोटे प्रांत की भाषा थी, लोगों को बहुत पसंद आए उनके उपदेश, और दूर दूर के लोग सुनने आए, दूर दूर तक इनके अनुयायी गए और इनकी बात की, और बड़ा पॉपुलर एक साइंटिफिक सोच का आदमी भारत को मिला। राजा ने सुना कि ये कौन है, तो उनको बुलाया और बोला, साहब मैं तो ये बातें करता हूँ। राजा ने कहा बहुत अच्छा, मैं प्रभावित, मेरा शासन प्रभावित। उन्होंने बुद्ध को बहुत संरक्षण दिया, अपने बच्चों को कहा कि जाओ तुम विदेशों में इसका प्रचार करो, दुनिया के कल्याण के लिए बहुत अच्छा दर्शन आया। और राजधर्म घोषित कर दिया, और राजभाषा उस समय जो संस्कृत थी उसको पाली बना दिया। ये बात कर रहा हूं, एक चेंज आता है।
कभी देश में राजभाषाओं के रूप में संस्कृत रही थी, उसकी जगह पर धीरे धीरे जिनको आप उस जमाने की लोकल डायलेक्ट्स या क्षेत्रीय भाषाएं कहते हैं वो उभरती और वो राजभाषाएं बनती है और संस्कृत हाशिए पर जाने लगती है। यहां से फिर महावीर आते हैं, वो प्रसिद्धि पाते हैं और वो पश्चिमी प्राकृत में बात करते हैं, वो भी एक डायलेक्ट थी और वो भी बहुत प्रसिद्ध होते हैं। तो संस्कृत के समानांतर दो विचार आते हैं, लोकप्रिय होते हैं। देखिए भाषा कब जिंदा रहती है, जब लोग उसको बोलते हैं। आज संस्कृत जिंदा नहीं है क्योंकि लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो बोली जिंदा है। तो अब लोग बोलने वाली भाषा में बात कर रहे थे, आम भाषा में, और आम भाषा को कहा हमने प्रकृत जन की भाषा प्राकृत। प्राकृत कोई एक भाषा नहीं है और ये दौर शुरू होता है 500 ईसा बुद्ध के आसपास पूर्व से और ये चलता है हमारा 1000 ईसा बाद तक। 500 ईसा से 1000 1500 वर्ष ये दौर चलता है। इसको हम कहते हैं मध्य भारतीय भाषा काल, इसको हम कहते हैं प्राकृत काल और इसके भी 3 टुकड़े कर देते हैं 500 साल के। सबसे पहला पाली काल, फिर प्राकृत काल 500 वर्ष और फिर 500 से 1000 उसको कहते हैं अपभ्रंश काल। ये संस्कृत सिमटती जाती है इन दिनों में और इसकी जगह पर सारी जो प्राकृतें थी वो उभरने लगती है और प्राकृत एक नहीं कहते हैं, 24 बड़ी प्राकृतें उस समय विद्यमान थी। 28 बड़ी प्राकृतें, जस्ट लाइक आज की कोई एक स्टेट की लैंग्वेज हो, उनमें सब काम चल रहा था और धीरे धीरे भाषाएं फैलती है। जो कमजोर होता है वो मरता मिटता है और उसकी जगह दूसरी आती है। तो ये जो 24 प्राकृतें थी उनमें बदलाव आता है। एक समय पाली का वर्चस्व रहा, फिर प्राकृत का रहा और धीरे धीरे समय के साथ इनमें भी टूटन आती है। लोग तो कहते हैं विकास और परिवर्तन आता है। पाली के लोग कहते हैं ये तो अपभ्रष्ट हो रही है, टूट रही है ना, बिगड़ रही है, ये अपभ्रंश है। तो जो मध्यकालीन पाली के प्राकृत के जो उनकी भाषा में विकसित रूप लेकिन विद्वानों की भाषा में बिगड़ते रूप थे, उनको कहा था ये अपभ्रंशें हैं। तो तमाम प्राकृतों की अपभ्रंशें बन गई। शूरसेन प्रांत में शौरसेनी प्राकृत थी और वहीं 5वीं 6वीं शताब्दी में शौरसेनी अपभ्रंश कही गई। मगध में मागधी प्राकृत थी, वही मागधी अपभ्रंश हो गई। इतना सा था, लेकिन ये चलती रही। परिवर्तन भाषा का प्रकृतिकरण, शेक्सपियर की लैंग्वेज में और आज की अंग्रेजी में जमीन आसमान का अंतर है। 400 साल का मुद्दा है, भाषाएं बदलती है, यह भी हुआ और बदली भाषाएं। तो जब अपभ्रंशें बदलती हैं तो संस्कृत तो लगभग हाशिए पर आती है। अब भी संस्कृत जिंदा भाषा थी, मरी नहीं, लेकिन वो बहुत एलीट ग्रुप की भाषा बन गई। अब राजभाषाएं प्राकृतें हो गई, अपभ्रंशें हो गई, पाली हो गई और इनसे कोई 10वीं शताब्दी के आसपास इन्हीं भाषाओं के बदले हुए रूप अंकुरित होते हैं, चेंज आता है और जहां जहां ये अपभ्रंशें थी वहां वहां चेंज आता है। नॉर्थ ईस्ट में अलग तरह का चेंज आएगा क्योंकि वहां की तो बोली अलग थी ना सब, और मगध प्रांत की मागधी और अधमागधी थी, वहां अलग चेंज आएगा। और पश्चिम की शौरसेनी थी, इधर आपकी मरुगुर्जरी थी और नीचे की महाराष्ट्र तक जो अलग अलग प्राकृतें थी, उनमें जो चेंज आए वो चेंज शुरू होते हैं 8वीं 9वीं शताब्दी से और 15वीं शताब्दी तक चलते हैं और उनसे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस डेवलप होती है। मैं नाम लेता हूं, उन 24 प्राकृतों में से 12 बड़ी भाषाएं इन 300-400 वर्षों में जन्म ही नहीं लेती, विकसित होती है और वो होती है बंगला, उड़िया, असमिया, पंजाबी, सिंधी, लहंदा, गुजराती, मराठी, पश्चिमी हिंदी, हिंदी नाम नहीं है, और पूर्वी हिंदी। मेरे ख्याल से 12 नाम हो गए हैं। इतने बड़े भारत में इन अपभ्रंशों का जो विकास हो रहा है वो इस रूप में। और आप देखिए आज कोई बंगाली बैठा हो तो बंगला की हिस्ट्री वो कहेगा साहब मेरे तो 1000-1200 साल की बंगला है। गुजराती के मित्र बैठे होंगे कहें साहब मेरी तो 700-600 साल की गुजराती है। 600 साल पहले यहाँ अपभ्रंश थी, दैट वाज मरुगुर्जरी अपभ्रंश। ये राजस्थान मरुस्थल और गुर्जर अपभ्रंश की एक अपभ्रंश थी। तो इधर मरुस्थलीय भाषा बनी, पश्चिमी हिंदी जिसको कहते हैं राजस्थान की, और धीरे धीरे गुजराती बनती है। तो आप देखना गुजराती में और राजस्थानी में तो सिस्टर्स का, ट्विन सिस्टर्स की समानता है। 3 दिन गुजराती मेरे पास रहेगा तो मैं सीख जाऊंगा गुजराती, इतनी। लेकिन महाराष्ट्र जाऊंगा तो थोड़ी अलग होगी और फिर तो अलग हो जाएगी। मैं पंजाबी सीखने में मुझे ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, मेरे करीब का है, लेकिन बंगला सीखने में मुझे वो दूर का है। लेकिन मैं यूपी की ब्रज को मुझे समझ नहीं लगे। तो यूं करते करते देश में इतनी भाषाएं विकसित होने लगी और ये दौर मेरा 1000 ईस्वी के आसपास से आज तक चल रहा है। और इस बीच अंग्रेज आ गए। इस बीच तो बहुत बड़ी बात, सर मुझे 5 मिनट आप लोग एक्स्ट्रा दे देंगे, 5 मिनट्स
मिल जाएंगे 5 मिनट, क्योंकि मेरा समय 5 मिनट ही बचा है। तो आप सुन लीजिएगा, वो इंटरवेंट तो कर ही जाएंगे। तो देखिए, दूसरा युग चलता है, वो आकर के रुकता है 1000, और यहाँ से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं शुरू होती। कोई विवाद तब कभी बन ही नहीं सकता था। और इसके साथ ही एक विदेशी जाति आती है मुसलमानों की, मैं उस पर बहुत संक्षिप्त बात करूंगा। मुसलमानों के भारत में इतिहास को भी ठीक से हमें जानना चाहिए। एक छत्र साम्राज्य कभी मुस्लिम समुदाय का हम पर नहीं रहा, टुकड़े टुकड़े में रहे, अलग अलग वंशों के रहे हैं, ये अलग चीज है। लेकिन जब वो आए तो अपने साथ, अपने हथियारों के साथ एक भाषा भी लेकर के आए थे, मोटे तौर पर फारसी। हिंदुस्तान का आदमी अलग अलग प्रांतों में हिंदी, जैसी भी हिंदी थी या जो भी हिंदुस्तानी बोल रहे थे। और आपको ज्ञान है कि मुस्लिम्स आते हैं नॉर्थ वेस्ट से, और बाद के अंग्रेज आते हैं नॉर्थ ईस्ट से, बंगाल की खाड़ी से, और जो यूरोपियन पुर्तगीज वगैरह थे वो आते हैं साउथ वेस्ट से। भारत में बहुत लोगों ने आकर के अपनी जोर आजमाइश की है, रहे हैं, बसे हैं, और अब तो यही के हो गए। तो जब ये मुस्लिम आए तो अपने साथ भाषा भी लेके आए। और मैं इतनी सी बात करना चाहूंगा कि ये हजारों लाखों की तादाद में अपनी फौज लेकर के आते थे, एक जगह पड़ाव डालते थे, फारसी जानते थे, जहां युद्ध करना होता था अपनी फौज भेजते थे, उनमें से 5000 फौजी गए, ये स्टेट जीती, फिर आगे बढ़ते थे। और ऐसे करते करते वो आगे बढ़ते जाते हैं, कई वंश आ जाते हैं, मैं उसकी हिस्ट्री पर बात नहीं कर सकता। लेकिन वहां एक फौजी छावनी बनती थी जिसमें हजारों फौजी रहते थे, और वो फारसी जानते थे। उनको बहुत सारी चीजें यहाँ से चाहिए थी, रोजाना पानी चाहिए था, सब्जी चाहिए थी, कुछ चाहिए था। तो जहां भी ऐसी बस्ती होती है, बाहर बाजार बन जाता है, और यहाँ भारतीय लोग बाजार लगाते थे, उनकी जरूरतों की चीजें सुबह शाम बिकती थी, दिन को भी बिकती थी। युद्ध का मतलब ये थोड़ी सबको मारते थे। तो उस बाजार को कहते हैं उर्दू। उर्दू कोई लैंग्वेज नहीं है। उर्दू का मतलब वो छावनी का बाजार जहां कुछ चीजें बिकती है, वो बाजार नहीं जो मेले में लगता है, छावनी के बाहर का। और वहां धीरे धीरे उनकी फारसी से और मेरे अपने दुकानदार की हिंदी के मिश्रण से एक भाषा डेवलप होती है, जिसमें कुछ फारसी आती है और कुछ हिंदुस्तानी, और करते करते देखते देखते एक भाषा जन्म लेती है जिसको आप उर्दू कहते हैं, जो भारत की आज अनुसूची में सम्मिलित है, संविधान में। वो इतनी समृद्ध हो जाती है बाद की शताब्दियों में, क्योंकि वो दुकानदार वहीं दुकान लगा के सोता नहीं, वो गांव जाता है, घर जाता है, तो वहां भी वो लेके जाता है भाषा। और इस तरह से देखते देखते उनका शासन आता है। तो आप देखना, भारत में फारसी कहीं लादी नहीं गई, मुसलमानों को कोई लेन देन नहीं था। लेकिन और फारसी आज भी म्यूजियम में मिलती भारत में, ध्यान रखना। लेकिन उर्दू चलती है, और उर्दू इस तरह से अपनी जगह बनाती है। तो भारत में परंपरागत भाषाओं के साथ एक भाषा क्या चलती है? विदेशी भाषा उर्दू। इधर आपकी ये सब भाषाएं विकसित हो रही है, तो पूर्वी से कभी अवधी बनती है, और फिर अवधि से आज तक आते हैं। इधर ब्रज बनती है पश्चिम से, फिर एक खड़ी बोली होती है, और खड़ी बोली वर्षों तक लड़खड़ाती रहती है। वो बाद में 18वीं शताब्दी में जगह पाती है और जबरदस्त फैलती है। ये देखिए, तो विरासत में हमें कभी पाली प्राकृत राजभाषा मिलती, कभी संस्कृत, और कभी कुछ प्रांतों में मुस्लिम भाषाएं, कुछ प्रांतों में राजभाषाएं बनी। राज मुसलमानों का था, लेकिन भाषाएं हिंदुस्तान के काम करती थी। बिहार में मैंने पढ़ा है, उनको लेना देना ही नहीं था। तो वो सहज रूप से उर्दू एक विकसित होती रही और भारतीय भाषाएं चलती रही। इस बीच अंग्रेजों का आना हो गया। ये कहानी में 5 मिनट सुनाऊंगा। अंग्रेज आए थे अपना झोला लेकर के, मेरी भाषा पर मत जाइएगा, मैं विद्वान नहीं हूं कहीं से भी, व्यापार करने आए थे। और आकर के मुगलों से, जहांगीर से कहा, सर हम लोग कुछ दुकानें खोलना चाहते हैं। उनका परमिट 10 चाहिए कि नहीं, 20 दुकानें खोलो, बहुत बड़ा बाजार है। और ऐसे उन्होंने अपनी कंपनी ने दुकानें खोली, फैलते गए और फैलते गए। एक दिन उन्होंने देखा, उनकी वो पक्के बनिए थे, बड़ी शातिर कौम रही है। उन्होंने कहा, व्यापार से कितना ले जाएंगे? आपको पता नहीं, एक बार गजनवी साहब आए थे और बहुत लूट के ले गए, बाद में कहा छोड़ो यार, मैं नहीं ले जा सकता, इतना छोड़ दो। तो उसके पास साधन ही नहीं, संपत्ति इतनी देश में कि लूट के क्या क्या ले जाएगा। बाद में वो आए ही नहीं, बाद में गौरी जी आए कि यार यहाँ शासन करेंगे, यही रहेंगे। देखिए, आप नीतियां देखिए, लूट कर ले जाने के लिए इतना माल था भारत से कि उनके पास साधन सीमित थे। बाद में तो वो आए कि यहाँ राज करेंगे। तो अंग्रेजों ने व्यापार के लिए प्रवेश किया, लेकिन एक दिन लगा, यार व्यापार करते कितना ले जाएंगे वहां, और कितना एक्सचेंज, यहीं क्यों नहीं बस जाएं। तो उन्होंने भारत के 2 राजाओं को लड़ते हुए देखा, और एक से कहा, देख भाई, तेरे पक्ष में बात करें हम? उसने कहा, यस सर। तो क्या देगा कि वो बाद में तय कर लेंगे, सर आप तो लड़ाई करा दो, हमारा साथ दे दो। और उसने साथ दिया बंदे ने, और वो लड़ाई एक दिन में खत्म हो गई। और अंग्रेज जिस
पार्टी में थे वो जीत गए क्योंकि उनके पास बंदूक थी और दूसरे राजा के पास तीर भाले थे। उसको आप प्लासी की लड़ाई कहते हैं। दैट वाज 1757। अंग्रेजों ने अपना पहला बीज यहाँ बोया था, सत्ता में नहीं आए लेकिन उसके बाद निरंतर सब दिशाओं में काम करते रहे। उन्होंने सोचा कि इस देश में हमें शासन करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ की भाषाओं को सीखना, सर 5 मिनट लूंगा केवल, यहाँ की भाषाओं को सीखना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं कर सकते। और 1757 के बाद उन्होंने लगातार काम करना शुरू कर दिया। इस देश में तो प्रांतीय भाषाएं चल रही थी, लेकिन उन्होंने 1757 के बाद 1800 में भारत में एक कॉलेज खोला कलकत्ता में, फोर्ट विलियम कॉलेज, जो बंद हो गया बाद में। और वो कॉलेज मुझे पढ़ाने के लिए नहीं था, वो अंग्रेजों को पढ़ाने के लिए था। भारतीय भाषाएं वहां हिंदी, फारसी के प्रोफेसर्स लगाए और उनसे किताबें लिखवाई और उनके अंग्रेज विद्वानों ने वो किताबें सीखी, पढ़ी और हिंदुस्तानी भाषाएं सीखी ताकि वो एक्सचेंज कर सके भारत से अच्छे से। उन्हें तो अंग्रेजी आती थी, पर बाद में जब काम हो गया तो बंद कर दिया। और वहां हिंदी के एक प्रोफेसर थे लल्लू लाल, कभी आपको किताब मिल जाए नेट पर ढूंढिएगा, प्रेम सागर एक किताब लिखी उन्होंने और वो नेट पे जरूर मिलेगी आपको, गूगल पर। वो उस आज से 220 वर्ष पुरानी किताब है, जो जगह रह करके उन्होंने टेक्स्ट बुक लिखी थी हिंदी सिखाने के लिए। ऐसे वो हिंदी सीखते हैं, एक चीज। उसके बाद दूसरा काम करते हैं, अभी सत्ता नहीं है उनके पास भाषा के लिए, भारत को मानसिक रूप से कैसे गुलाम बनाया जाए स्पिरिचुअली। तो बाइबल के प्रेस उनके पास लेके आ गए थे, बाइबल के अनुवाद कर करके भारतीय भाषाओं में उन्होंने फैलाने शुरू कर दिए और वो प्रेस के माध्यम से हिंदी और भारतीय भाषाओं में काम कर रहे थे। दो काम हो रहा है। अंग्रेज अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन बिजनेस के साथ कैसे भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। 1835 में आप ये इस घटना को बड़े अच्छे से जानते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, 3 मिनट्स। तो मैकाले साहब को हम लोग बहुत दोष देते हैं और कंपनी कुछ पैसे खर्च करती थी भारत में शिक्षा के नाम पर, मदरसों को देती थी या पाठशालाओं को देती थी, विद्यालयों को। तो एक कमीशन बिठाया था, फर्स्ट कमीशन था एजुकेशन कमीशन अंग्रेजों का, मैकाले साहब का। उन्होंने पड़पुड़ा करके वही किया जो उनको करना था और 2-3 बातें लिखी, मैंने पढ़ा है, वो नोट्स आप निकालिएगा, 20-30 पेज का है। उन्होंने 2-3 बातें कही कि भारत की भाषाओं में एजुकेशन का मतलब देश को बर्बाद कर देना। संस्कृत, उसमें फारसी आ चुकी थी, इन तमाम भाषाओं में नॉलेज तो है ही नहीं। आप कमाल करते हैं। देखो उन्होंने रिकमेंडेशन, ये वाक्य है कि उनका तमाम नॉलेज यूरोप की किसी लाइब्रेरी की एक शेल्फ की एक छोटी सी उस अलमारी के उस टुकड़े जैसी है, इतना सा नॉलेज है भारत का। इसलिए इन भाषाओं में तो शिक्षा देना पैसे की बर्बादी है, इनको बंद किया जाए और उसकी जगह अंग्रेजी में काम किया जाए, शिक्षा दी जाए। ये रिकमेंडेशन कर दी और कंपनी ने उसको मान लिया। उनको सीधा चाहिए था कि उस समय मॉल्स खुल रहे थे बड़े बड़े, वो लोग अंग्रेजी जानते थे और उनको कर्मचारी चाहिए थे कहां से आए जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों जाने। तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी सिखाने के लिए उन्होंने ये रिकमेंडेशन की और उनको पढ़े लिखे बच्चे मिल गए अंग्रेजी के, जो ठीक से उनकी तरफ थोड़ी थोड़ी बोल लेते थे। और 35 में उन्होंने अपनी जगह बना ली। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हो गई विधिवत। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने डैमेज कर दिया और 1857 में वो आ गए सत्ता में। आते ही जो और काम किए, उससे पहले अच्छी भूमिका बना चुके थे। अंग्रेजी राजभाषा, 20 साल में खूब पढ़े लिखे मिल गए थे। 8वीं पास तो कलेक्टर होते थे, माफ करना, मैं जानता हूं। 10वीं पास, 8वीं पास एसडीएम तो मैंने देखे हैं। आजादी के वक्त से पहले वो पटवारी थे, फिर वो तहसीलदार बने, फिर वो रिटायरमेंट तक जाते जाते एडिशनल कलेक्टर बन गए। उनकी एजुकेशन 10वीं थी उस जमाने की, तो वो तो बाद में आया है सारा। तो खैर अंग्रेजों ने राजभाषा के रूप में अंग्रेजी बनाई और इस तरह से। लेकिन इसके साथ ही, ये 3 मिनट की बात करूंगा, तो 2 मिनट्स ओनली। और इसके साथ ही जब हमारी लड़ाई शुरू हुई तो देखिए अच्छे दिन आते हैं तो कैसे हमारा भाग्योदय होता है। अंग्रेजों के आने को आप भाग्योदय मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि उन्होंने बहुत ले गए, लेकिन इतना दे गए कि हम उसे अगर ठीक से इस्तेमाल कर लें। अरे रेल की पटरियां वो बिछा के गए मित्रों, सड़कें डामर की उन्होंने दी है, बिजली के खंभे उन्होंने लगाए हैं जिनको हम आगे, और एक वो भाषा हमारे यहाँ बो के चले गए जबरन, जो जाने अनजाने में राजनीतिक कारणों से विश्व भाषा बनी हुई है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्योंकि वो तो पॉलिटिकली जहां जाते थे यही बोलते थे। तो एक वो भाषा भी हमें मिल गई अपनी भाषाओं के साथ परंपरा में। लेकिन हमारे जो विचारक थे कि देश आजाद होगा तो हमारी भाषा क्या होगी, देखिए वापस रिवाइवल आता है। इन्हीं दिनों सौभाग्य से हमारे यहाँ पर समाज सुधार आंदोलनों की बाढ़ आती है। इस शताब्दी में आप देखेंगे
तो आर्य समाज से लेकर के ब्रह्म समाज से लेकर के थियोसॉफिकल सब आते हैं और सब अपनी अपनी तरह से सोशल मूवमेंट चलाते हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट चलने लगता है। देखिए, आजादी की इस लड़ाई को आप स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई कहते हैं, लेकिन विधिवत तो ये अंग्रेजों की गुलामी की शताब्दी थी। इसलिए कहते हैं आजादी की जंग का युग कि इसमें आम आदमी, आप और हम, मैं नहीं, मेरे दादा और आपके दादा मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से इन्वॉल्व हो, पूरा देश इन्वॉल्व होता है। इससे पहले एक राजा दूसरे से लड़ता था, औरंगजेब से लड़ते थे तो शिवाजी लड़ते थे और प्रताप से लड़ते थे, प्रताप लड़ते थे तो औरंगजेब अकेले, पूरा देश नहीं लड़ता। पूरा देश नहीं, 4 हिंदुस्तानी शासक मिलकर के किसी विदेशी से एक दिन लड़ते तो आज तक कोई नहीं आ पाता। जिस दिन जीत हुई प्लासी की लड़ाई में, उस दिन वो फौज जो खड़ी थी उसको देखने वाले फौजियों से 10 गुना थे। अगर एक एक भाटा फेंकते, पत्थर फेंकते तो फौज भी जाती, अंग्रेज भी चले जाते, लेकिन हमने हमेशा उनको वेलकम किया है, ऑफ द रिकॉर्ड है। हमने कहा यार ये शासन वासन तुम करते रहो, हम तो मौज करने वाले लोग हैं। खैर, तो अंग्रेजों ने जब ये सब कर रहे थे तो बहुत सारी चीजें वो अपने पक्ष में कर रहे थे, प्रेस है, रेलवे है, एजुकेशन है, तो वो जाने अनजाने में उसका लाभ तो हिंदुस्तानी आदमी पढ़ने चला गया विदेश और जाकर के वहां पढ़ता है रूसों को, और वहां तो हॉब्स और लॉक को पढ़ता है और मैन इज बॉर्न फ्री ये पढ़ता है। कहता मैन इज बॉर्न फ्री, तो मैं गुलाम क्यों हूं? यहाँ आकर के कहता मैं तो जन्मजात आजाद हूं। और वहां से ये एजुकेशन की लहर भी आती है। तो अंग्रेजों ने बहुत कुछ दिया, लेकिन हमारे लोग भी आए और दोनों तरह की बातों को लेकर, देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, हिंदी की एक संस्था बनती है 1893 में जो आज जिंदा है, नागरिक विचारणी सभा। लोग आते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनको कहते हैं, 1850 में जन्म लेता है और 1834 में देहांत हो जाता है उस आदमी का। 34 साल में वो पूरी तरह से हिंदी को समर्पित राजकुमार था। उसने मंडली बनाई, अपना सारा धन लगा दिया हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, बहुत बड़ा वन मैन इंस्टीट्यूशन थी। तो अंग्रेजों ने जब ये देखा कि यार यहाँ तो ऐसी हिंदी भी चलती है और ये उर्दू भी चलती है और अंग्रेजी तो हम चला ही चुके हैं, इनको लड़ाओ। तो एक ही बात कहता हूँ यहाँ पर, लड़ाओ तो लड़ाने के लिए बंगाल को तो बहुत बाद में तोड़ा, 1904 में तोड़ा था। उससे पहले उन्होंने 2 भाषाइयों को तड़ा दिया, क्योंकि एक भाषा वो बन रही थी जो हरिश्चंद्र की मंडली या उनके मूवमेंट की भाषा थी, जिसमें हिंदुस्तान की ट्रेडिशन थी, और दूसरी वो भाषा पनप रही थी जो उर्दू को समर्थित थी, उर्दू का प्रभाव था और जिसको लोग हिंदुस्तानी नाम देते थे। और दोनों ही लोग उत्तर प्रदेश के थे, एक शिव प्रसाद राजा थे और एक हरिश्चंद्र थे। तो अंग्रेजों ने एक बड़ी कुटिल चाल, वो रस्ते ही थे, वो कभी बंदूक की नोक पर भारत में नहीं या दुनिया में नहीं गए, वो कुटिल चालों से गए। उन्होंने भारत को लड़ाने के लिए पहला काम किया था कि भाषाओं में 2 भाषाएं चल रही थी, उर्दू समर्थित हिंदी मोटे तौर पर और भारतीय परंपरा समर्थित हिंदी। तो उन्होंने उर्दू वाले को सबसे बड़ा सम्मान दिया, सितारे हिंद। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को सम्मान क्यों मिलता है? कि वो उर्दू वाली हिंदी को पनपा रहे थे। उनका विचार था कि लोग लड़ेंगे, कटमरेंगे और हम आराम से बैठे रहेंगे। लेकिन लोगों ने जो उधर थे, हरिश्चंद्र के अनुयायी थे, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने एक सम्मान किया उस व्यक्ति का और उसको नाम दिया मंच पर, साधारण मंच पर, भारतेंदु। तुलना कर लीजिए कि सितारे हिंद, हिंदुस्तान का सितारा, और भारतेंदु का मतलब भारत का चंद्रमा। सितारा इतना सा होता है, चंद्रमा इतना बड़ा। सर कोठारी साहब ये लास्ट है। तो भाई ये लड़ाई, ये चाल अंग्रेजों की चली गई और हिंदी अपनी तरह से चलती रहती है। तो भारत को आजादी, फिर इन तमाम मूवमेंट्स ने हिंदी को कहीं न कहीं, आर्य समाज तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखता है कि अगर हिंदी जानता है तभी वो सदस्य बने। गांधी जो हिंदी भाषी थे, साउथ में, दक्षिण में जाकर के हिंदी के बीज बोते हैं। वो जानते थे कि आगे पीछे हिंदी हमें काम में लेनी होगी। महाराष्ट्र में लगाते हैं, वर्धा में लगाते हैं, और इस तरह से पूरा एक सोशल मूवमेंट बनता है, पॉलिटिकल मूवमेंट बनता है, और लोग चलते 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 आजादी पा लेते हैं। संविधान सभा बन जाती है, विवाद होता है, और विवाद के बाद मुद्दा कितनी आसानी से हल हो जाता है। और आज हम बैठ करके उसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भारत की राजभाषा का संदर्भ, और हम तो शिक्षक हैं, हमारी भाषा क्या हो, बस ये है कि हमारे मानस में हम शिक्षक, अगर हिंदी या अपनी भाषा के प्रति मोहब्बत जाग जाए, और अंग्रेजी के प्रति मैं किसी द्वेष की बात नहीं करता, जितना सम्मान भरा पड़ा है उसमें थोड़ी सी जगह मैं अपनी भाषा को दे दूं, और इतना तिरस्कार जो मैं अपनी भाषाओं का करता हूं
तिरस्कार और अपमान करता हूं मैं, वो करने की आदत छोड़ दूं तो शायद इस मुल्क को शिखर पर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात को आपने 8 मिनट ज्यादा सुना, मैं माफी चाहूंगा। शुक्रिया कोठारी साहब, आपने मुझे डांटा नहीं अभी तक, और मैं सब साथियों का धन्यवाद देता हूं। मुझे कम समय मिलता है, मेरी शिकायत रहती है, मैं इससे कम में कोई बात कर नहीं सकता। शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद बैरागी साहब, वेरी गुड। आपको सुनने में मजा आया, और हमारे सारे प्रतिभागियों ने देखा कि कैसे हिंदी का उद्भव हुआ, कैसे उसका विकास हुआ, साथ में इतिहास भी जानने को मिला, और क्षेत्रीय भाषाओं का भी एक सम्मान है, और क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में भी आपके विचार जानने को मिलेगा। उनका अपना एक महत्व है अपने दायरे में, और वो भी हमारे राष्ट्र निर्माण में बराबर भागीदारी निभाते हैं। और अब मैं, जो हमारे प्रतिभागी, अगर कोई प्रश्न हो तो बैरागी साहब यहाँ उपस्थित है, बताएं। ये वैसे ही 1.5 सवा घंटे में बहुत व्यथित हैं सर, दुखी हैं। इनको थोड़ा रिलैक्स हो जाने दीजिए, ये पूछे तो मुझे अच्छा हाँ जी, लगेगा। बताओ। हेलो जी सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। हेलो जी हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, आपकी आवाज आई है, हेलो है। हाँ, मैं स्मृति देसाई गुजरात से हूँ। हाँ आप हाँ, सुन पा रहे हैं बोलिए। मुझे? हाँ हाँ, सुमति जी सुन रहे हैं आपको, बोलिए आप। हाँ, पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा सेशन रहा। शायद जो भाषाओं के प्रति हमारी जो भी सोच थी अब धीरे धीरे बदल ही रही है, और आपके सेशन से जो भी क्लैरिटी चाहिए थी वो हमें मिली। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि सर ने जो बोला कि ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन की इंस्टीट्यूट खुलने वाली है, तो क्या जो भी हमारी एंशियंट लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत और हिंदी, उसमें जो भी लिखा गया है उसका परफेक्ट ऑथेंटिक ट्रांसलेशन हमें मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। ये तो बहुत बड़ा काम होने जा रहा है कि उस पूरा इंस्टीट्यूट इंडिपेंडेंट की रिकमेंडेशन है, और न केवल ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन भी उसके साथ, ताकि कोई भ्रम नहीं रहे। तो बहुत बड़ा काम, डिसीजन इस बार हुआ है। पहले ये था, ट्रांसलेशन ब्यूरो तो था, तो ये तो बहुत बड़ा है, कोई शक ही नहीं है। और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में काम आएगा, निश्चित रूप से सर। इसका तो लाभ मिलेगा हमें। आज हम बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं, आप मेरी बात नहीं जानते। मैं आपकी गुजराती में क्या भरा पड़ा, मैं तमिलनाडु गया तब एक कवि से परिचित हुआ कि उनकी स्टैचू लगी हुई है, लेकिन उनका लिटरेचर कहाँ पढ़ूंगा मैं, ट्रांसलेशन मिल जाएगा। तो बहुत बड़ा काम। ओके, थैंक यू सर। बहुत मजा आया सर। डॉक्टर लक्ष्मी जी ने आज जो भाषाओं के बारे में जानकारी दी ना, मैं खुद हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मेरे प्रोफेसर मुझे याद आ गए, और इतना बढ़िया सेशन मैंने आज तक नहीं सुना। और इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा ना, उसका आपको क्रेडिट ये जाता है कि आपने पूरी बात है ना किसी भी नोटबुक में या बुक में देख के बिना बोली है। सर मैं क्या करूं, मेरे पास बहुत कम समय होता है। और जब भी हम किसी को कोई बात सिखाना या बताना चाहते हैं ना, तो ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। पढ़ाने की एक रीत है, के लिए कहते हैं ऐसे बच्चों को आप दिल जीत सकते हैं। और पूरी एकदम एकाग्रता से मैंने ये लेक्चर सुना है आपका आज, पूरी एकाग्रता से, और सभी ने सुना है। 200 जितने पार्टिसिपेंट है ना। जी सर, बहुत मंत्रमुग्ध हो गए थे हम। सर एक बात निवेदन कर दूं, आपके उत्तर में कोई वैसे नहीं है कि शिक्षक को भारत में वो सम्मान नहीं है जो दुनिया में है, लेकिन शिक्षक की वो भूमिका है दुनिया में और भारत में भी कि उसके जीवन काल में 30 पीढ़ियां कम से कम आती है जिनको वो निकालता है। और बच्चा अगर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है तो ये अनुभव कहता है कि वो टीचर से इम्पैक्ट होता है, पेरेंट्स से उतना नहीं होता। हमारे पास जो चीज है, अगर बच्चों को हम यों का यों उड़ेल जाते हैं, आज भी आप में आपके टीचर आपकी रगों में घूम रहे हैं। और मेरी बात को अगर आप ठीक मानते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे गुरु मेरी रगों में है। उनको आंख बंद करके मैंने 2-2 घंटे सुना है, और फिर मैं भी आंख तो नहीं बंद कर सकता, लेकिन आपके सामने थोड़ी सी हिम्मत करता हूं। टीचर का बहुत प्रभाव होता है सर, आपने बहुत सही जगह एक बात कही। थैंक यू। मैं आपसे मिलना भी चाहता हूं सर, रूबरू मिलूंगा एक बार। देखिए सर, मेरा एक नंबर है जो आपको कोठारी साहब उपलब्ध करा देंगे,
और जो भी सज्जन मुझे उस नंबर पर, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वही है, कभी इतना सा कहेंगे कि हम 17 जून को मिले थे, तो मैं बाकायदा खुश हो जाऊंगा आपकी बात सुन करके, आपका जवाब। मेरा व्हाट्सएप भी वही है और मेरा फोन नंबर भी वही है। कोठारी साहब आपको जरूर दे देंगे। जरूर जरूर। और आप उदयपुर पधारें तो वेलकम। मेरा शहर कई कारणों से बहुत खूबसूरत है और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। आप मिलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो आइएगा सभी। जरूर मिलेंगे। यस, CCRT वैसे मौका दे। थैंक यू साहब, थैंक यू सर। ये जो हमारे नया शिक्षा नीति NEP आया हुआ है, जो कि अभी तुरंत ही लागू होने वाली है, जिसके बारे में हमारे महात्मा गांधी जी ने भी कभी बहुत पहले से ही सराहना किया हुआ था, सोचा था उन्होंने। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सर, अब बाकी स्टेट का बात छोड़ दीजिए, अगर मैं असम का ही बात कहूँ तो असम में ऐसा है कि असमिया के साथ साथ बोडो और बंगाली भी हमारी स्टेट लैंग्वेज है। तो अगर हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करने जाएंगे तो सपोज कि हम अपने मातृभाषा में पढ़ाना चाहते हैं, तो जहाँ बोडो है वहां पे तो अब असमीज भी है, बंगाली भी है। तो ऐसा है कि अगर हम वहाँ हमारे स्कूलों में अगर हम छात्र छात्रियों को देखें तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर 20% बोडो का है तो 30% असमीज, ऐसे मतलब पूरा मिक्सचर है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम किसी एक लैंग्वेज को वहाँ के माने प्राथमिक स्कूल में अगर डाल दें, या अगर हम तीनों को डालना चाहे तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक स्कूल में हम 3 प्राथमिक लैंग्वेज डाल सके। नहीं, ऐसी समस्या मैं अब उत्तर देता हूँ सर। ऐसी समस्या लोगों ने बहुत विचार किया सर। अभी तो इसके मोटी रिकमेंडेशंस है, लेकिन इसके समाधान है। जैसे किसी महानगर में जो लेबर आकर के रहती है, वर्किंग क्लास आकर रहता है, उसका बच्चा असम से भी आता है, बिहार से भी आता है, गुजरात से भी आता है, मेट्रो में तो आएगा ना सर। तो उनके बच्चे तो अपनी मदर टंग बोलते हैं, और वहां जब आकर के वो पढ़ेगा तो उसको कौन सी भाषा में पढ़ाया जाए, तो इसके लिए भी उन्होंने बाकायदा प्रावधान किए हैं। तो स्टेट खुले दिमाग से इन पर विचार करेगा और इस समस्या का समाधान जैसा अभी हम देख रहे हैं उतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये समस्या जो निकटवर्ती राज्य हैं उनमें होगी, नॉर्थ ईस्ट में जरूर होगी है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेट्स हैं और एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो आप रेशियली लैंग्वेज के लिहाज से एक दूसरे को मिक्सअप करते हैं तो ये समस्या आएगी, लेकिन इसका समाधान जरूर होकर रहेगा सर। कोई समस्या आने वाली इसमें मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। जरूर कहिए। भारत सरकार ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम दिया है पूरे देश में, जिसको कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाम से जानते हैं जी। और वो कार्यक्रम राष्ट्रीय संस्थानों को भी दिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, इवन हमारे CCRT भी हम कई बार इस प्रोग्राम को करते हैं जी सर। जिसके तहत में जैसे NEP में कहा गया है मल्टीलिंगुअल क्लासेस भी होंगे। और हम रीजनल लैंग्वेजेस को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। यस सर। को इन अवस्थाओं में, जैसे पिछले साल हमने 2 प्रोग्राम किए जिसमें हरियाणा SCRT से हम कुछ बच्चे और उनके टीचर्स लेके हैदराबाद रीजनल सेंटर में उनकी ट्रेनिंग हुई 2 बैच में 5-5 दिनों के लिए जी। और वो वहाँ पे तेलुगु सीख रहे थे सर जी। तो इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर में दूसरे भाषाओं के प्रति सम्मान, उनके कुछ लेटर्स, कुछ अल्फाबेट, ये सब वो सीख पाएंगे। बिल्कुल है ना। तो ये प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और आपने बहुत जस्टिफाइड क्लास किया सर। और आपने अभी ये भी जो बताया कि भाई शहरों में तो सभी जगह के लोग रहते हैं, हाँ, तो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए। आएगी वो ये सर। जी सर मैं आपके अनुभव से सहमत हूं। बिल्कुल सही डायरेक्शन में है सर, बहुत अच्छे लाइन पे हम बातें कर रहे हैं। आपका जो अनुभव है ना सर, जो हैदराबाद वाले बच्चे, मैं तो ये कह रहा हूँ उनकी बच्चों की पिकअप बहुत अच्छी होती है। और एक जो आज भी जो एक रिजिडिटी हम में नजर आती है ना, एक मोटे तौर पर कि एक स्टेट से दूसरे में जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नजर आती है, तो उसमें लैंग्वेज का भी एक बड़ा योगदान होता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी इस रिजिडिटी को कम करेगी और एक समय में खत्म कर देगी सर। बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी सर आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों ने, आज जैसे आपने बताया सब शिक्षकों को, सर शिक्षकों की जिम्मेदारी हम लोगों की है। बिल्कुल। अब शिक्षक हमारे साथ जिस तरीके से अभी हमारे मंच पे जुड़े हुए जो लोग हैं वो 200 से अधिक हैं।
जी सर। अगर ये 200 से अधिक उस बात को, उस फ्लेक्सिबिलिटी को क्लासरूम में आपकी बातों को जब ले जाएंगे, मल्टीप्लाई लैक्स में होगी सर, मल्टीप्लाई लैक्स में होगे। क्योंकि वो बात ही इस तरह से सर मैं आप इजाजत दें तो मैं आपको 1 मिनट का एक वाकया सुना दूं सर, ओनली 1 मिनट। प्लीज प्लीज। मैं किसी फंक्शन में, एक जज था, डिबेट फंक्शन में, हिंदी का डिबेट था और वो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज था और वहाँ मेरे वाइस चांसलर अध्यक्ष थे। तो अध्यक्षीय भाषण के लिए जब वीसी से कहा तो उन्होंने आज से 30 साल पहले ये कहा कि देखिए जो शिक्षक कॉलेज है, शिक्षक बनने जा रहे हैं, शिक्षक की जिम्मेदारी बताता हूँ कि मैं वाइस चांसलर मतलब टॉप एजुकेशनिस्ट और मेरी पत्नी जो है वो कॉलेज लेक्चरर है और मेरा बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ता है। एक दिन मेरी वाइफ ने उसकी कॉपी देखी और ये कहा कि बेटा इसमें तो गलत लिखा है, और टीचर ने राइट मार्क कर रखा था बाय द वे। उसने कहा नो मैम, अम्मा नहीं, टीचर ने बिल्कुल राइट किया है। वो लड़ पड़ा उससे, तो माँ कहाँ जाएगी बच्चे के बाप के पास, देखो तुम्हारा लाड़ तो गलत को भी नहीं मानता। तो बाप के साथ गया तो पापा ने कहा देख बेटा लग तो ये गलत रहा है। बोला आप कुछ भी नहीं जानते, मैम ने कहा है कि ये सही है। सर टीचर, वाइस चांसलर पिता और प्रोफेसर मम्मी से बड़े टीचर कोई नहीं हो सकते। कहते आप कुछ नहीं जानते, टीचर है वो सही है, ये जिम्मेदारी हमारी है। जी सर। वो कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा देखता हूँ मैं। जी सर। पैसा बहुत कम मिलता है सर ये घटना सुना रहा हूँ मैं आपसे, एग्जैक्टली करीब 83-84 की, मतलब जब मैं लेक्चरर लगा था। सर अब हमें समय बिल्कुल रोक रहा है सर, और ये ग्रुप बहुत इंटेलेक्चुअल ग्रुप है। थैंक यू सो मच टीचर्स और योर जेन्युइन क्वेश्चंस एंड इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच। और बैरागी सर को वोट ऑफ थैंक्स करके हम आगे बढ़े एक गैप करने के बाद नए क्लास की तरफ। हाँ,